1962 का वॉर हुआ था, 165 का पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था, जो यहीं रायपुर, नया रायपुर में बेस्ड है, उसी ने इस ट्रॉफी को जीता है। कश्मीर से पहले पंजाब की मिलिटेंसी थी, वो पीरियड था जब हमने ज्वाइन किया था। तो क्या ये आर्मी के लिए एक नया संघर्ष था? आर्मी नहीं इन्वॉल्व थी। नमस्कार। भारत अपनी सारी भाषाओं, संस्कृति और विरोधाभास के साथ दुनिया की सबसे समर्थ सेनाओं में से एक है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। आज के एपिसोड में बॉर्डर सुरक्षा और सेना पर बातचीत। BSF के पूर्व उत्तर मिजोरम और कछार फ्रंटियर के IG रिटायर्ड श्री अखिलेश्वर सिंह हमारे साथ हैं। पूर्व उत्तर के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब और छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। शौर्य और सूझबूझ के अलावा अखिलेश्वर जी अपने विट और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। तो आइए सेंट्रल गोंडवाना खबर में उनके स्वागत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब आपके बारे में हम बात करते हैं, एक पूरा स्पैन, मतलब 3 दशक से ऊपर का एक स्पैन सामने आता है। अक्टूबर 1987 से अगस्त 2024 तक। जब आप इस पूरे स्पैन को देखते हैं सेना की सेवा में, तो इंसान के तौर पर ये आपको कैसे बेहतर बनाती है? देखिए, एक तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आप आते हैं, तो एक उसका एक कॉन्फिडेंस होता है जब आप आ जाते हैं। फिर ट्रेनिंग हमारी बहुत ही सिस्टमेटिक होती है। हर चीज़, हर एस्पेक्ट, एक ह्यूमन बीइंग का हर एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। इसमें नॉर्मली आदमी सोचता है कि फोर्स का आदमी जो सिर्फ गोलीबारी और हिंसा वाला जो एस्पेक्ट है, बट इसमें ह्यूमन टच को भी उतना ही बड़ा वैल्यू दिया जाता है। रीडिंग को भी उतना ही दिया जाता है, पब्लिक कंडक्ट को भी उतना ही दिया जाता है। इसमें से कोई, मतलब एक तरह से बोले तो इसको कंपोजिट पैकेज होता है ये। और वो आपको सर्विस के दौरान तो है ही, बट उस सर्विस के बाद भी आपको बहुत आपको एक कॉन्फिडेंट सिविलियन और एक कॉन्फिडेंट सिटीजन बनाता है, रिस्पॉन्सिबल। इस पूरे इंटरव्यू में आगे हम बात करेंगे आपके करियर से लेके सारे एस्पेक्ट्स पर, लेकिन सबसे पहले आपके बचपन में जाते हैं। और चूंकि आप एक बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें आपके फादर भी सेना में थे, तो ऐसे घर पे कभी कोई माहौल था या आप शुरू से एकदम क्लियर थे कि मुझे सेवा सेना की ही करनी है? नहीं, ऑफ कोर्स मैं अपने फादर से बहुत इम्प्रेस था। वो उनका हर चीज़ कॉपी ही करता था, एक तरह से बोले तो। यूनिफॉर्म पहनना, मैं NCC में भी था तो उन्हीं के जैसे उस समय कलफ लगते थे, इन्हें सब करता था मैं। और एक्चुअली अगर मैं फोर्स में आया तो जस्ट उनको देखने के कारण, और ये भी बात सही है कि मैंने कोई और चीज़ के लिए सोचा भी नहीं था। तो एक अंदर से शुरू से ही एक ही रहा। और इसी के साथ मैं जस्ट एक जोड़ देता हूँ, सिंस हम लोग अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर की उस पर बैठे हैं जी। ये BSF ज्वाइन करने का मेरा जो आइडिया है वो इसी जगह से निकला है। अरे वाह! फॉर्म भी हमने रायपुर से ही भरा था। ओके। और ये कब की बात है? और ये 86 एंड होगा या 86 एंड होगा मोस्ट लाइकली। तो क्या आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्वालिफाई कर लिया था? ओके। सर, बचपन कैसा था? मतलब आप शरारती थे, शांत थे, बहुत फोकस थे, कैसे थे आप? बड़ा मुश्किल है डिस्क्राइब करना इसको, है। लेकिन बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड था हम लोग का। फिर फादर फौज में थे तो साथ ले गए, अलग अलग जगह रहे, दिल्ली भी रहे, बरेली रहे, अलग अलग जगहों पर रहे, पढ़ाई रहे। अल्टीमेटली जबलपुर में सारी की सारी बाकी की जितनी पढ़ाई रही हमारी जबलपुर में रही। तो नॉर्मल सा वेरी कॉमनर टाइप का आदमी रहा हूँ मैं। पहले भी था वैसे ही था, बचपन भी वैसे ही। अच्छा, ये तो बहुत दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू सेड। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट BSF, जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं जिसके लिए आपने क्वालिफाई किया एंड यू परस्यूड योर एंटायर करियर, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ITBP होती है, SSP होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। बट एक कॉमनर के लिए हम इसको डिफेंस ही मानते हैं, हमारे लिए कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होता।
आप बताएंगे हमें कि क्या फ़र्क है बीएसएफ में, आर्मी में, क्या फ़र्क है बेसिकली? देखिए, पहले तो मिनिस्ट्री का फ़र्क है, अगर इसको बहुत ही क्लियरली समझने की कोशिश करें। बट नेचर ऑफ जॉब, जैसे गवर्नमेंट मैंडेट देती है कि किसको कौन सा काम करना, हर फोर्स के लिए मैंडेट है। अदरवाइज अगर आप लॉफुली समझे, कॉन्स्टिट्यूशन के उससे समझें, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के, तो ऑल आर आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, वेदर इट इज इंडियन आर्मी, वेदर इट इज सीआरपीएफ, वेदर इट इज बीएसएफ और एनी अदर central force which is have the armed. So they are all in the same bracket, same category. But for the purpose of, एक तरह से मतलब उनको कोई chain of command या controlling करने के लिए, आर्मी एक एक्सटर्नल थ्रेट के लिए बनी हुई है, और उस एक्सटर्नल थ्रेट को रोकने के लिए बीएसएफ बनी हुई है। देखिए समय, और बाकी इंटरनल थ्रेट को डील करने के लिए जैसे सीआरपीएफ और दूसरी फोर्सेस बनी हुई है। तो एक ये लेयर है, इस लेयर में हम लोग बीच में फिट बैठते हैं। तो हमारा रोल जो बीएसएफ का होता है वो दोनों साइड हो जाता है, आगे भी और पीछे भी। तो इसमें बेसिकली इन फोर्सेस में देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, कंपैरिजन करने की ज़रूरत भी नहीं है। सबके मैंडेट हैं, सब अपना एक वेल ट्रेंड और एक बखूबी से अपना काम करते हैं। सर, जब हम बीएसएफ की बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तब फिर ध्यान आता है कि डिफेंस भी है, आपके पास नेवी भी है, आर्मी भी है। ये अलग अलग क्या है? और एक कॉमनर के लिए वो इसे एक तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि एक सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन वाइल सर्विंग इन द फोर्स आपको समझ में आता है ये अलग अलग है। किस तरीके से इनका विभाजन है? एक्चुअली ये सारी फोर्सेस इन टेंडम एक दूसरे से मिलके ही काम करती हैं, जुड़ी हुई हैं, बट इनके मैंडेट एंड चार्ट ऑफ ड्यूटी जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ चार्ट ऑफ ड्यूटी मिक्स भी होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ सैक्रोसैंक्ट है, बिल्कुल ही वाटर टाइट डिवीज़न नहीं होता है। और कंट्रोल, कमांड, मैनेजमेंट, बजटिंग के लिए मिनिस्ट्रीज़ के अंदर दिए हुए हैं, अलग डिफरेंट मिनिस्ट्री। जैसे आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्स बोलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, अपने एसएसबी, आईटीबीपी, मिनिस्ट्री ऑफ होम में आते हैं। कैपेबिलिटीज़ वाइज मोर और लेस सारी फोर्सेस एक जैसी हैं, थोड़ा बहुत रोल और टास्क के ऊपर उनका डिफरेंस होता है। तो जितना डिफेंस की फोर्सेस होती हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये एक्सटर्नल थ्रेट, मतलब इनका है कि इंटरनेशनल बाउंड्री के बियॉन्ड जो लड़ाई होनी है, वो मेनली एक लेमैन के तौर पे इसको समझने की ज़रूरत है। जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जैसे बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गई, आईटीबीपी है, इनका काम है बॉर्डर इंडिया की सॉवरेंटी जो है इंडिया की, उसको सैंक्टिटी जो है बॉर्डर की, उसको मेंटेन करके रखना है ना। तो एक राउंड द क्लॉक उसका जॉब है। लड़ाई तो कभी होगी नहीं होगी, कितने सालों में होगी, लेकिन बॉर्डर को मेंटेन रखना, उसकी मर्यादा को भंग नहीं होने देना, उसको सिक्योर रखना, कोई आए ना, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का प्राइम है। और अब सीआरपीएफ आ जाती है, सीआईएसएफ आ जाती है, जो इंटरनल मेनली करते हैं। बट ये नहीं है कि कोई फोर्स दूसरा काम नहीं करेगी, लेकिन मोटे तौर पे या जो इन जनरल वो अपना काम करेगी। लेकिन जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में आर्मी भी आती है, बीएसएफ भी आती है, बॉर्डर में अगर कोई सिचुएशन होता है तो सीआरपीएफ भी जाती है, दूसरे भी जाते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं। आजकल तो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में सेना में सभी एक तो शामिल कर लेते हैं। वो टेक्निकली गलत हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में और लोगों की समझ के हिसाब से उसमें कोई कमी गलती नहीं है। सर, तो बीएसएफ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। क्यों एक सिक्योरिटी फोर्स होने के बावजूद उसको एलाइन नहीं किया जाता है डिफेंस फोर्सेस के साथ? ज़रूरत नहीं है ना। देखिए, होम मिनिस्ट्री तो आप एक फैमिली के हिसाब से समझिए, सबसे ज़्यादा रोल घर को चलाने का किसका होता है? लेडी ऑफ द हाउस है, आप समझ। हाँ, तो जब उसका चलाने का है तो चीज़ उसके पास हर समय, हर चीज़ उसको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। तो इवन अगर इनडायरेक्टली आप देखें तो डिफेंस फोर्सेस ऑल्सो सपोर्ट एमएचए, एमएचए मतलब होम को ही सपोर्ट कर रहे हैं ना। एवरीथिंग इज होम। एक्सटर्नल भी हम जो कुछ एक्ट करते हैं, मान लो एग्रेशन भी करते हैं,
किसी को अटैक भी करते हैं तो फॉर व्हाट, फॉर द सेफ्टी ऑफ द होम। एक सवाल आता है कि सर अगर इतनी अलग अलग फोर्सेस हैं तो फिर इसमें पुलिस कैसे आती है और पुलिस की कहाँ फिर गुंजाइश होती है? पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पुलिस इज स्टेट, और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया को अगर उसको देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स हैं, स्टेट्स की अपने, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंस लिस्ट, तो ये कंकरेंट में भी नहीं कह सकते इसको, इट इज़ प्योरली स्टेट लिस्ट। तो सिविल सोसाइटी को और जो डे टू डे क्राइम है या जो चीज़ें हैं उनको डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड अगर कोई सर्विस है तो वो पुलिस है। ओके सर, जब आप बॉर्डर्स पर होते हैं, ठीक है, आपके पास एक स्टेट पुलिस है और आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेस है जो बॉर्डर्स पर है, इनका तालमेल कैसे होता है? तालमेल बहुत सिंपल है, इसमें फॉर्मल लेवल भी है तालमेल का और इनफॉर्मल है, बिकॉज सब एक ही साथ एक ही जगह रहते हैं। एक काम में डिफरेंस है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो सबसे बड़ा तालमेल तो वही है कि आप एक दूसरे के काम को मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सपोर्ट करें। फिर एक दूसरे से मिलना, फॉर्मल इनफॉर्मल ढंग से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। अल्टीमेटली देखिए, सबका काम इस देश के लिए और पब्लिक के लिए ही है। हम सब जितने भी आप बात करेंगे, जितनी भी फोर्सेस, चाहे डिफेंस की हो, कोस्ट गार्ड भी हो, कोई भी हो, नेवी हो, वो अल्टीमेटली इस देश के लोगों के लिए है। तो बस लोगों के लिए जब काम कर रहे हैं तो एजेंडा इज वेरी क्लियर, तो उसमें नहीं होता कोई कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं होता जिसमें एटलीस्ट हमारे नॉलेज में और हमारी सर्विस के दौरान इस टाइप का कभी भी नहीं हुआ। अच्छा सर, 1965 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। आप बताइए क्या वजह थी? कल ही हमारी एक बटालियन का रेजिंग डे था, जी। तो उसमें आर्मी ऑफिसर्स भी थे। क्या वजह था, अब तो 65 इज ए वेरी ओल्ड थिंग, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स हो गया है जी। तो 1962 का वॉर हुआ था, 165 का पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था। तो उस समय जो इतनी स्टेट के इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी, वो स्टेट की पुलिस और दूसरी जो भी फोर्स क्रिएट करके, आर्म्ड फोर्स या करके ना, तो स्टेट्स मैनेज करती थी, उसमें सेंटर का रोल उतना नहीं था। तो ये जब लड़ाइयाँ हुई तो वहाँ कॉन्सेप्ट आया। अब ये बताया जाता है कि उस समय जनरल चौधरी, JN चौधरी जो आर्मी चीफ थे, तो ही मोटेड दिस आइडिया, उन्होंने आइडिया दिया कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो एक्सक्लूसिव बॉर्डर गार्डिंग के लिए हो। तो वो कॉन्सेप्ट जब गवर्नमेंट के पास गया तो उन्होंने उसको किया। तो जब बीएसएफ बॉर्डर से, तो नाम के ऊपर भी आया कि क्या नाम दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टू ए बॉर्डर, ठीक है। तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो अब सिंस जनरल JN चौधरी ने कॉन्सेप्ट दिया था, तो आज भी बीएसएफ में जो सबसे बेस्ट बटालियन की ट्रॉफी है उन्हीं के नाम से। और अभी आप ही की छत्तीसगढ़ में जो बटालियन है हमारी, हैं, जो यहीं नया रायपुर में बेस्ड है, उसी ने इस ट्रॉफी को जीता है। अरे वाह। तो ये है। और फिर उसको लेके जब बीएसएफ रेज हुई, तो चूंकि अब कहाँ से आएंगे, तो आर्मी में 62 और उस समय इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स थे, और फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स लिए गए, आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स लिए गए। कोई चीज़ जब क्रिएट की जाती है तो हर तरफ से लिया जाता है योगदान, तो एक तरह से वो योगदान से बीएसएफ बनी। फिर धीरे धीरे बीएसएफ का अपना स्ट्रक्चर बना, सब कुछ बना। और सबसे बड़े कि उस फोर्स को लीड करने के लिए अब तो छत्तीसगढ़ डिफरेंट स्टेट, मध्य प्रदेश के ही जो KF रुस्तम जी थी, और वो 9 साल तक BSF DG रहे, चीफ रहे, एंड फ्रॉम स्क्रैच ही इज कॉल्ड द फर्स्ट बॉर्डर मैन, फर्स्ट BSF मैन, बिकॉज यू आर द फर्स्ट अपॉइंटी ऑफ BSF। Yes. और वो 2 बार सेवा में रहे, दोनों बार अविभाजित मध्य प्रदेश था तब तो। एक तो 1947 के बाद जब उनकी पहली पोस्टिंग रही, SP रहे वो रायगढ़ ज़िले के, और तब उन्हें भेजा गया था कि ये जितने भी रियासतें हैं यहाँ पर, सक्ती है और उसके अलावा बस्तर था,
और रायगढ़ के आसपास का इलाका था, सारंगगढ़ था, तो इन सबको एक साथ लाने के लिए तो वो एसपी के रूप में रहे। उसके अलावा 1950 के दशक में रुस्तम जी फिर यहाँ पर पोस्टेड थे। तब तो खैर वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था जो अब चंबल के नाम से है, और शायद आपको भी पता हो वहाँ पर डकॉइट्स का जो था उसको उन्होंने ख़त्म किया। और कल ही मैं कुछ रिसर्च कर रही थी तो पता चला कि जिन डकॉइट्स का, जिन डकैतों का उन्होंने खात्मा किया, उनमें से एक का नाम गब्बर सिंह था। और जी हाँ, और चंबल के थे वो। और गब्बर सिंह जो वहाँ पर थे, उनका एक मेजर काम होता था कि वो लोगों को मारते ही नहीं थे बल्कि नाक उनकी अलग कर देते थे वो। तो फिर आगे चल के नो वंडर जावेद अख्तर और सलीम खान दोनों ही चूंकि मध्य प्रदेश से थे, तो उन्होंने इसी को लेकर फिर शोले में फिर उन्होंने उनको पोर्ट्रे किया। सो इट वाज लाइक दैट। अच्छा सर, बीएसएफ बनने के पहले क्या कहीं भी दुनिया में एक ऐसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी, या हमारे यहाँ पर ऐसी ये पहला कॉन्सेप्ट था? पहले कहाँ पर? मोस्टली अब लेटेस्ट सी के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूएस में भी थी, जर्मनी में भी थी। ओके, बॉर्डर राइट। तो उस वक्त अगर आज की तारीख में देखें तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, बिकॉज बॉर्डर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि 2,70,000 जो है आज हमारे पास, वी हैव कमांडेंट्स वर्किंग ऑन दैट। सर, जब आपने सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइन किया, उस वक्त 80 का दशक था, और धीरे से जो घुसपैठ है या कश्मीर का जो मुद्दा है उस वक्त एकदम एक पॉट बॉयलर था। तो कभी उस सर्विस के दौरान ऐसा हुआ कि आपकी पोस्टिंग उस वक्त वहाँ रही, या सिक्योरिटी पर्सनल के लिहाज से आप क्या सुनते थे, क्या था उस वक्त? उस समय उससे पहले कश्मीर से पहले पंजाब की मिलिटेंसी थी। वो पीरियड था जब हमने ज्वाइन किया था। और मेरी पहली पोस्टिंग वैसे तो जम्मू में थी, लेकिन इमीडिएटली वी मूव टू पंजाब। तो 87 में भी वहाँ पर मिलिटेंसी थी? 80 हम तो ट्रेनिंग करके जब फील्ड में आए तो 88 हो गया था। अच्छा, हाँ। तो 88 के एंड अराउंड में हम, मतलब 88-89 के पीरियड में हम लोग पंजाब में आ गए। तो पंजाब की मिलिटेंसी थी, वो भी उस समय पीक पर थी। उस समय पंजाब की मिलिटेंसी पीक पे थी, और वो करीबन वो पीक 2 साल रहा। 91 जब कश्मीर की मिलिटेंसी ने बढ़ना शुरू किया, तब पंजाब की मिलिटेंसी कुछ डाउन हुई। ओके। और शायद अक्रॉस द बॉर्डर से जो सपोर्ट था वो डाइवर्ट हुआ इस जगह से उस जगह, तो थोड़ी सी यहाँ हुई। और जब तक मिस्टर केपीएस गिल आ गए थे चार्ज में, और उन्होंने पंजाब की मिलिटेंसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। फिर हम मूव हो गए। उस दौर में यंग ऑफिसर्स थे, तो नॉर्मली यंग ऑफिसर्स को ज़्यादा फील्ड और कॉन्फ्लिक्ट जोन में भेजा जाता, तो हम लोग कश्मीर की साइड चले गए। तो कश्मीर में मैं अगेन 91-92 पीक था। 93 में मैं पहले पहुंचा था, 96 तक रहा। उसके बाद 95 अराउंड में थोड़ा सा मार्जिनली उसमें डाउन होना शुरू हुआ था। बट अब 5-6 साल उसका जो फर्स्ट था 89-90 ऑनवर्ड्स काफ़ी ख़राब स्थिति थी वहाँ पर। सर, इस मुद्दे पर कश्मीर और पंजाब में हम फिर लौटेंगे, लेकिन चूंकि हम 1995 तक आ गए हैं, और 1994 में आपको पहला पुरस्कार पीएमजी जो है प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर गैलेंट्री, वीरता पुरस्कार आपको अनाउंस हुआ। उसके बाद 1997 में उस वक्त के प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी द्वारा आप सम्मानित भी हुए। लेकिन 1994 में जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई, और चूंकि आपके फादर भी बीएसएफ में थे, तो पिता का कैसा रिस्पॉन्स था? अब ये तो बड़ा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आप भी पिता हैं, आपके बेटे भी इस रूम में शामिल हैं, तो बताइए कैसा था वो? अब देखिए, हम तो फोर्स शुरू से ही, मतलब फादर को देखें तो वहाँ से था। तो एक्चुअली इसका अनाउंसमेंट हुआ है 95 या 96 में, क्योंकि 94 का इंसिडेंट है ये। जो एक्शन था जिसमें मुझे गैलेंट्री मिला 94 का, तो जो एक्शन का डेट होता है उसी डेट को काउंट किया जाता है गैलेंट्री में। तो इसका अनाउंसमेंट हुआ 96 में हुआ होगा शायद, जब गवर्नमेंट का, या 95 में आया होगा, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं। और 97 में एक हमारा बीएसएफ डे परेड होता है 1 दिसंबर को, तो उसमें नॉर्मली पहले प्राइम मिनिस्टर आते थे, तो उसमें देवेगौड़ा ने जी दिया था।
मेरे फादर भी आए थे, मेरी मदर भी आई थी उसमें। तो माँ का कैसा और रिस्पॉन्स ये भी थे। अच्छा, तो आपके साहबजादे अमन तब कितने बड़े थे? 1 साल का रहा होगा। अच्छा, तो आप वर्दी में थे? नहीं, ये उस समय, हाँ जी, उस समय 3 साल अराउंड रहा। अच्छा, तो उस वक्त आप वर्दी में थे, आपके साहबजादे डायपर में थे। वो ठीक है। तो ओके, पूरी फैमिली आई थी। तो माँ का रिस्पॉन्स कैसा था? माँ को बहुत इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी। बेसिकली तो रूरल बैकग्राउंड से थी। फादर को नेचुरली, एवरी फादर फील्स प्राउड, वेरी प्राउड, और खासकर अगर देश सेवा की बात हो, और पिता और पुत्र में। अच्छा, इस पूरे दौरान आपने सबसे ज़्यादा प्राइड अपने पिता की आंख में कब देखा? मैं तो, अगर इसको बड़ा कहना मुश्किल है कि नहीं, कौन सा, क्योंकि ऐसे कई वक्त आए होंगे, ऐसे कई मोमेंट्स आए होंगे, कभी पिता ने कुछ कहा, कोई नसीहत दी या कुछ आपको बताया? नहीं, फादर तो नसीहत देते हैं, ये तो नथिंग अनकॉमन जो अब वो, लेकिन अगर मैं उसको एक्चुअली जो मुझे याद है वो मैं बताऊं, सबसे बड़ा, मैं अपने फादर को सबसे ज़्यादा खुश मैं नोटिस कह सकता हूँ, बाकी समय भी होंगे। पहली बार जब मैं हायर सेकेंडरी बोर्ड में मेरिट में आया था, एंड मैं 10, उस समय एक ही मेरिट होती थी लिस्ट, 10 लोगों की लिस्ट होती थी पूरे मध्य प्रदेश की, और मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का था, एंड आई वॉज द लोन पर्सन फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड इन दैट लिस्ट। वाह। ऑल वेर 9 अदर्स वेर साइंस। वाह। और मेरे स्कूल से मैं पहला था, फर्स्ट टाइम। तो मेरे फादर, मतलब ही नेवर थॉट कि मैं पढ़ सकता हूँ या कुछ। तो वो हर जगह फ़ोटो खिंचवाना, और वो जो एक फादर का नेचुरल होता है, वो बहुत, मतलब हर जगह बताते थे मुझे। मैं नहीं कह सकता कि मैं अब कुछ उसको ज़्यादा समझ पा रहा था उस चीज़ को, या ऐसा उसकी, बट ही वॉज सो इलेटेड, मतलब हर जगह बताना, हर जगह जाना करना। फोटो, जैसे उस समय तो खैर स्टूडियो में जाके फ़ोटो खिंचाना, अखबार वाला मांग रहा है तो उसको देना। एक सेकेंड वाई सेलेक्टेड एज असिस्टेंट कमांडेंट। तब भी वो बहुत खुश हुए। और इस दौरान जैसे आपने बताया कि जो यंग कमांडेंट्स होते हैं उनको ऐसे जो डिस्टर्बिंग जोन्स होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा भेजा जाता है। तो ऐसे कभी कोई चिंता उनकी तरफ से दिखी होगी तो, लेकिन जाहिर नहीं किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी नहीं किया। ओके, माँ ने? माँ का तो नथिंग टू से अबाउट, वो तो रहता ही है। राइट। अच्छा सर, अब हम फिर से लौटेंगे पंजाब और कश्मीर के। अभी आप यंग कमांडेंट है, आपकी पहली पोस्टिंग जम्मू हुई है और तुरंत आपको भेजा जा रहा है पंजाब में। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश या आप कह लीजिए जो सेंट्रल एरियाज़ है, हमारे लिए एक आमतौर की समझ है कि इंदिरा गांधी के साथ ही जो है पंजाब की मिलिटेंसी की समस्या ख़त्म हो गई, लेकिन आप कह रहे हैं कि 90 तक जो है वो थी। तो जब आपकी पोस्टिंग पंजाब में हुई तब क्या वो चरम पर थी? वो चरम था। इंदिरा गांधी वाला पीरियड, आई थिंक कैसे बोला जा रहा है, वो चरम नहीं था। वहाँ से एक वो क्या बोलेंगे कि वहाँ से पिकअप शुरू हुआ। वो जो मिलिटेंसी लिमिटेड थी वो थी उसमें अपना गोल्डन टेम्पल में। ओके। वहाँ से कंट्रोल हो रहा था। लेकिन जब फैली है तो ये उसके बाद बहुत फैली। तो आप मिड समझ लीजिए 80s से एंड ऑफ 80s तक रही, प्राइम रहा। सर, एज ए यंग कमांडेंट जब आप उस वक्त फील्ड में जा रहे थे पंजाब में, तो कौन सी चीज़, मतलब चूंकि आपके लिए बिल्कुल नया अनुभव था वो, उस तरीके की हिंसा या चीज़, तो कौन सी चीज़ या कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो? वाकया तो बहुत थे एक्चुअली। अब ये इसको अब क्रेडिट बोलें, डिसक्रेडिट बोलें, अब एज ए फोर्स पर्सनल बोलते हैं कि आप सामने वाले को, अब वो तो एंटी नेशनल्स थे, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द कंट्री, तो क्रेडिट देना तो ठीक नहीं बोलेंगे, लेकिन फाइटर वो बहुत आला दर्जे के होते थे। उनसे लड़ने के लिए देन आपको अपना बार
अपना स्टैंडर्ड, आपकी ट्रेनिंग का पूरा लेवल उठाना पड़ता था। ओके, तो क्या ये आर्मी के लिए एक नया संघर्ष था? आर्मी नहीं इन्वॉल्व थी पंजाब मिलिटेंसी में। अच्छा, एंटी मिलिटेंसी एक्शंस में आर्मी वाज नॉट। सिर्फ बीएसएफ इन्वॉल्व थी? बीएसएफ थी, सीआरपीएफ थी, पंजाब पुलिस थी। ओके, ऐसा क्यों था कि ये जो उनके जो फाइटर्स थे दे वर सो वेल ट्रेन्ड? इनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही थी? एक्चुअली उसमें अगर आप थोड़ा जेनेसिस जाएंगे इसका, तो जो इरप्शन हो गया था इस पंजाब और सिख मिलिटेंसी का खालिस्तान के नाम से, तो एक समय इंडियन आर्मी में सिख्स जो होते थे वॉरियर क्लास रही है हमेशा, हिस्टोरिकली वॉरियर्स रहे हैं। और इंडियन आर्मी में फोर्सेस में हमारी बीएसएफ में इतने होते थे, तो ये तो वेल ट्रेंड थे। और यही लोग जब बाहर रिटायर हुए या इन्होंने गुस्से में छोड़ दिया, जैसे आप सिमरनजीत सिंह मान का नाम सुने होंगे, जो आईपीएस ऑफिसर थे, ही लेफ्ट इट। तो अब ट्रेंड आदमी जब होता है और वो उस देश के ही खिलाफ हो जाता है, तो अपनी काबिलियत तो उसने अर्जित कर ही रखी है, उसको दिशा गलत हो गई अब उसकी, तो इसीलिए वो बहुत ट्रेंड थे। तो उस वक्त सर क्या निर्देश होते थे आप लोगों को? हमारा तो मैंडेट है कि जगह बीएसएफ को बिल्कुल स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बोलें तो एक्शन अगेंस्ट द एनिमी, तो हुएवर इज डिक्लेयर्ड एनिमी फॉर अस, वी हैव टू एक्ट अगेंस्ट हिम। और 1990 के दशक में ये ख़त्म होता है और धीरे से ये कम होता है और धीरे से ये कश्मीर की तरफ शिफ्ट होता है। तो सर फिर आपकी कश्मीर में भी पोस्टिंग रही है, वो क्या दौर था? वो बहुत ही मतलब अगर पंजाब की मिलिटेंसी, अदरवाइज पंजाब प्रॉस्परस स्टेट है, सब कुछ था वहाँ पे, देवर फाइटिंग। और लोग भी थोड़े से मतलब नॉट एंटी इंडिया नहीं थे, पब्लिक वाज नॉट एंटी इंडिया, पब्लिक में वो भावना नहीं थी। बट कश्मीर में शुरू से ही चूंकि उसका प्रॉब्लम 47 से ही शुरू हो रखा था, तो लोगों में भी वो एक भावना होती थी। हाँ, वो एक बेंट जो है उस तरफ था। बट कश्मीरीज इन जनरल बड़े पीस लविंग लोग हैं, अगर इसको इस टाइप से देखा जाए। तो उस समय जितने भी उस वहाँ पे मिलिटेंट टेररिस्ट थे मोस्टली आते थे बाहर से, पाकिस्तान से, सुडानीज भी आए हैं, अफगानीज बहुत आते थे, इवन और भी दूसरी कंट्रीज होंगी जो मर्सनरीज थे, उनको लेके वो हिजबुल मुजाहिदीन और जो भी अंसार की ग्रुप थे या जो भी जितनी भी बनी उस समय की तंजीम बोलते थे उनको, ग्रुप्स को, वो करते थे, वो मेन फाइट करते थे। बट दे वर नॉट एज फेरोशियस या इतना उनमें दमखम नहीं था जितना कि पंजाब की मिलिटेंसी। सर पंजाब की मिलिटेंसी को लेकर अब भी हम बीच बीच में आवाज़ सुनते हैं, जैसे कनाडा जो है, अगर हम देखें जस्टिन ट्रूडो की जब सरकार थी तो उनको एनडीपी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सपोर्ट किया हुआ था और जगमीत सिंह थे जिनका ये ओपन वर्डिक्ट था खालिस्तान रिजीम। और ये कहाँ तक अभी भी ये चीज़ें सच है और कहाँ तक अभी भी ये चीज़ें फैक्टर्स ऐसा है जो नेशनल इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर सकती है खालिस्तान के मामले में? अपनी धरती पे तो नहीं है कुछ भी। अच्छा, वो जो हो रहा उधर ही हो रहा। सर अगर वो वहाँ भी हो रहा है तो जब हम सुनते हैं कि फंडिंग है या ड्रग ट्रैफिकिंग है या इन्फिल्ट्रेशन है जो पंजाब बॉर्डर से हो रहा है और ये चीज़ें जो है खालिस्तान, मतलब लोगों में भी कहीं एक हल्का सा बेंट आ रहा है, इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में जो पंजाब के लोग हैं बिल्कुल भी उनमें अगर मतलब बिल्कुल ही 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि किसी में नहीं होगी बात। ओके सर, अब कश्मीर पर वापस लौटते हैं। कश्मीर में आपका जो स्टे था 90s में, वो कौन सा ड्यूरेशन था? 93 ऑनवर्ड्स था। 93 से 96 तक लगातार 3 साल रहा। उसके बाद 96 में राउंड में इलेक्शंस हुए थे, जब गवर्नमेंट नई फॉर्मेशन हुई थी मिस्टर फारूक अब्दुल्ला के, उस समय तक थे। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे मार्जिनली डाउन हुआ था। सर जब कश्मीर मामला जब हम कहते हैं तो नॉर्मली इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इंसर्जेंसी, वहाँ पर जैसे आपने बताया एक पब्लिक डिफ्लेक्शन भी उस तरफ का था। और फारूक अब्दुल्ला, उनके फादर शेख अब्दुल्ला, उनके भी जो वालिद साहब थे वो उस पॉलिटिकल रिजीम से आते थे।
ख़ास तौर पर जब इंडियन आर्मी जो इंडियन सेंटिमेंट के साथ है, एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पर एक डिफ्लेक्शन है, आप लोग उसे कैसे हैंडल कर रहे थे? देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि हम लोग को ट्रेनिंग होती है, पब्लिक डीलिंग की भी ट्रेनिंग होती है। दो बीइंग आर्म्ड फोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाते हैं, बट उतना दिया जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो लोगों से तो, और दूसरा कुछ पर्सनल कंडक्ट भी होते हैं लोगों के, ऑफिसर्स के। गवर्नमेंट का मैकेनिज्म होता है लोगों पब्लिक को विन ओवर करने का और उनको अपनी साइड लेने का। तो ये सारी चीज़ें यूज होती थी। तो वो ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, थोड़ा ये टाइम लेता है। किसी से बात करना है, उसको कन्विंस करना है, उससे मिलते रहना, उसको लगना चाहिए कि आप उसकी तरफ हो, आप उसके दुश्मन नहीं हो या आप उसको मारने नहीं आए हो। आपका अगर रोल कोई है तो मिलिटेंट टेररिस्ट के खिलाफ है। इवन टेररिस्ट भी एक स्टेज में अगर आप उससे अगर पकड़ा गया है, मारा नहीं गया है, तो वी हैव फाउंड कि वो भी बदल जाता है। वो जिस ओरिएंटेशन से, जिस आइडियोलॉजी से या जिस बहकावे से वो आया हुआ होता है, वो छूट जाता है उसका। और ये कई वहाँ पे केसेस रहे, कई। सर, कोई केस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? केस तो शेयर कर सकते हैं, बस हर चीज़ नहीं शेयर हो सकती। एक केस वैसे मैं बता रहा हूँ, हम भी यंग थे बिल्कुल ही, तो उसको PSA लग जाता है या दूसरे में पकड़ने का। उस समय तो खैर लॉस थे डिफरेंट, तो उसमें हमारे पास ही बंद रखा था, मतलब पुलिस की कस्टडी, बट फिजिकली हमारी उसमें रहता था कि जगहों की कमी होती थी। तो एडिक्ट भी था, ड्रग एडिक्ट, टेररिस्ट भी था, मिलिटेंट था, लेकिन मारा नहीं गया था, पकड़ा गया था। तो लेकिन एडिक्ट था। अब उसको रोज कोई ना कोई ड्रग्स चाहिए, चरस भी था। अब वो हम तो दे नहीं सकते उसको, और बाहर से आ नहीं सकता उसको। तो अब धीरे धीरे उसको बैठा के बात करते थे थोड़ा ना, क्योंकि नहीं तो एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा, कुछ और करेगा। बात करते थे और चाय पिला देते थे कभी, मतलब उसको। एंड ही, मुझे एग्जैक्ट पीरियड तो नहीं मतलब कितना समय रहा, बट व्हेन ही, जब छोड़ा उसने हमारी जगह, तो उसने एक ही चीज़ हमें बोली, उसके कारण मैं बता रहा हूँ, कि बोला, सर मेरा आपने ड्रग्स की आदत छुड़ा दी। छुड़ाई हमने, हमारा प्रयास ड्रग्स छुड़ाने का नहीं था, लेकिन वो माहौल था, उस माहौल ने उसको। तो ऐसे इस टाइप के और भी केसेस हैं। एक मीडिया ग्रुप चला रहा है जिस मिलिटेंट के साथ हमने, आई विल नॉट, नाम नहीं लूँगा, जब वो छूट गया हमारे पास से, तो ही वॉज ए ट्रांसफॉर्म्ड मैन। मतलब क्या हो जाता है, कंडक्ट पार्ट, मेरा कहने का मतलब है, जो आपका कंडक्ट है वो बहुत इम्पैक्टिंग होता है, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। और हमने एक 7-8 लड़कों का ग्रुप, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल, डर रहता है ना इनको कि हम मार देते हैं। अमूमन प्रचार भी किया जाता है कि लोग पकड़ के फोर्स वाले मार देते हैं। नॉर्मली बहुत रेयर है कोई ऐसा, सच में होता है नहीं होता मैं भी नहीं कह सकता। तो हमने दिल्ली से पूरा का पूरा 5-6-7 लड़कों का ग्रुप था, वो आ गया, दे सरेंडर्ड एवरीथिंग कश्मीर में। हाँ, एंड ऐसा हो गया कि उसके घर आना जाना, खाना पीना, उनके घर, एक आदमी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये हो गया दक्कम। और ये भी मैं 94 की बात कर रहा हूँ, जब पीक टाइम। अच्छा सर, उसी दौरान 94 में आपका गैलेंट्री अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, ऐसा क्या वाकया था? अब इसका क्या बता सकते हैं? ये तो इसमें बड़ा मुश्किल है। नहीं, कई वाक्य रहे होंगे। नहीं, अब वाक्य तो, अब काम हमारा यही है। अब उस वक्त, उस साल आपको दिया गया? नहीं, मुझे ही अकेले नहीं मिला होगा, औरों को भी मिला होगा, बट मेरे को नहीं मालूम कि किस किस को कौन कब कब मिला। तो एक इनकाउंटर था, सोपोर करके एक जगह है, जिसको एक तरह से बोलते हैं, उस समय लिबरेटेड जोन बोला जाता था, सरकारी भाषा में नहीं, बट एक जनरल इलाके में। और सैयद अली शाह गिलानी वहीं के थे। ओके।
और सोपोर ने एक तरह से आप कुपवाड़ा बांडीपुरा को बाकी श्रीनगर से काट दिया था। वो मतलब एक तरह से इसीलिए लिबरेटेड बोलते थे कि वो पूरा कंट्रोल एक छोटा सा, अब तो बारामूला का एक हिस्सा है, टाउनशिप है, तो वो वहाँ पे इनकाउंटर हुआ था जिसमें 94 में, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे। तो उसी में ओके, तो आपने भी मारे थे? अब पता नहीं मारे थे। पिस्टल उस दिन साथ में लेकर गए थे? नहीं, पिस्टल नहीं काम करता उधर। गन? हाँ वही होता। तो आप लेकर गए थे? वो तो वो दाहिने कंधे पर था कि बाएं कंधे पर? बहुत साल हो गया। अच्छा, और बहुत आदत भी हो गई। हाँ, अब तो पता, अब आप जिस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं ना, उसको आप बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाते और याद भी नहीं रख पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस का हिस्सा हो जाता है, आपकी लाइफ का स्किन का हिस्सा हो जाता है। स्किन और प्रैक्टिस का हिस्सा हो जाता है। वी आर टेकिंग दैट। अच्छा सर, गैलेंट्री अवार्ड और सारी चीज़ें ठीक है, आप उस वक्त कश्मीर में पोस्टेड हैं, आपकी एक फैमिली लाइफ भी है जो पैरेलल में है। ऐसा कभी हुआ है कि घर जाते वक्त डर लगा हो कि घर वालों को ये नहीं बताना है, या घर में बहुत फिक्र चल रही हो? अब तो आप एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं सर, वी आर इन अ कॉन्वर्सेशन, बताइए। नहीं, नेचुरली वाइफ तो घबराए रहती थी, क्योंकि वो ऐसा दौर था कि आप गए हैं, आएंगे नहीं आएंगे बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो आदमी अपने कैंपस और घर से बाहर है, उसका बहुत मुश्किल था प्रेडिक्ट करना, किसी के लिए भी, किसी फोर्स का भी हो। मैं सिर्फ BSF की नहीं बात करूँगा, बट एक इंसिडेंट ज़रूर है। दीपावली थी, मेरे को 95 होगी या 95 का ही, मोस्ट लाइकली 95 का दीपावली था। तो तभी एक इन्फॉर्मेशन मिली हमको, हमसे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी। तो हम, अभी वो होता है कि एज होती है, तुरंत हम लोग तैयार हो गए। तो हमारी जो टीम थी, उसके एक इंस्पेक्टर थे, हमने उनको ही बोला चलो तैयार होके चलो चलते हैं। तो जब घर से निकले हम, घर से, तो नेचुरली यू कैन अंडरस्टैंड कि माहौल क्या हो गया होगा घर में। बिल्कुल। तो माई वाइफ सेड कि आज तो दीपावली है, तो हम जाते हैं और आते हैं, जो नॉर्मली एक मेल नॉर्मल जवाब देता है एक तरीके से, कि बस गए और आए। तो बोले आज की रात नहीं आओगे। एंड एग्जैक्टली वी केम ऑन द नेक्स्ट डे in the afternoon, because one of our person was almost killed, not because उसको बड़ी जोर से गोली लग गई। हम फायरिंग हम लोगों पे भी हुई, बट वी कुड सर्वाइव एंड वन ऑफ आवर मैन। तो अब उसको इवैक्यूएट करना, उसका ट्रीटमेंट करते करते वी केम नेक्स्ट डे आफ्टरनून। और आपकी वाइफ को इस बात का बिल्कुल अंदेशा था? उस समय तो मोबाइल और सिस्टम तो ये कुछ था नहीं, बस कन्वे हो नहीं आए तो, मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि शी कुड गेस कि अब नहीं आते। मतलब हर महिला में ये इंट्यूशन होता है कि वो पुरुषों का झूठ पकड़ ले तो ओके, राइट। और सर, बच्चों के लिए कभी आपको ऐसा लगा डर के मैं एक बहुत रिस्की उसमें हूँ, प्रोफेशन में हूँ दैट डिमांड सो मच, कभी बच्चों के लिए ये लगा, कभी दोबारा ये ख्याल आया? ये एक बहुत कॉमन नोशन है कि एक सिविलियन की जॉब होती तो शायद बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मूथ रनिंग होती, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सच बोलें तो जब इस जॉब या काम ये इस फील्ड में होते हैं ना, तो मैं ये अब मतलब ऑनेस्टली बोलें, सही लगे ना लगे, बहुत चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, ध्यान नहीं आता। मतलब अगर कहीं बोले कि अरे मुझे कुछ हो गया तो पीछे क्या होगा, शायद मुझे लगता नहीं मेरे को कभी ध्यान ये चीज़ आया होगा दिमाग में। That's a good thing। मतलब I don't know whether it's a good thing or not। मतलब देश के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर वो एक अच्छी चीज़ है, फैमिली के लिहाज से ये एक बहुत अलग चीज़ है। अच्छा सर, ये इस पूरे इंसर्जेंसी के दौरान कश्मीर मामला हो, पंजाब मामला हो, या फिर हम धीरे से छत्तीसगढ़ में भी आएंगे क्योंकि आप नक्सल प्रभावित एरिया में भी रहे। सर, अलग अलग सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी रही,
उसके अलावा ख़ासकर कश्मीर में अगर हम देखें तो उनका एक स्टेट का पॉलिटिक्स बिल्कुल ही अलग है, जो बहुत हद तक शेख अब्दुल्ला और उनकी फैमिली ने लंबे समय तक उसको हैंडल किया है। क्या इन सब का स्टैंड अलग अलग रहा है? हम लोगों को नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस के कोई नहीं, और कोई गवर्नमेंट हमको मतलब वो डेविएट नहीं करती है। किसी, मेरे को लगता नहीं किसी फोर्स को भी नहीं करती, क्योंकि हमको तो बीएसएफ, एज ए बीएसएफ ऑफिसर इतने साल के सर्विस में गवर्नमेंट कौन सी, अभी आप पूछेंगे तो हमको, अब चूंकि हम इतनी सर्विस हो गई तो हम फ्लैशबैक में याद कर सकते हैं, शायद उस समय तो हमें ये पता ही नहीं था कि इस देश की सरकार कौन से पार्टी की। ओके। और सर, स्टेट गवर्नमेंट से, कश्मीर से आपको सपोर्ट मिलता रहा? हमेशा हमेशा। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा सर, जब सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस खासकर, उसको लेकर एक चीज़ ये हमेशा रहा है कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करती रही है। मतलब कहीं ना कहीं से कई ऐसे दल खड़े मिलते हैं जो ये एक आउटक्राई रहा है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, ख़ास तौर पर जो एंटी नेशनल सेंटिमेंट है उन लोगों को लेकर। ये क्लेम कहाँ तक सच है? मुझे जो अपना इंटरनेशनल लेवल की भी अंडरस्टैंडिंग है और जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, क्योंकि अब हर जगह तो हम खुद तो होते नहीं हैं, इन जनरल इंडियन फोर्सेस का, इररिस्पेक्टिव कौन सी फोर्स है, ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मच बेटर बाय द वर्ल्ड स्टैंडर्ड इन जनरल, तो बीएसएफ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। एंड जो मैंने बाकी भी देखा है, हमारे बीएसएफ, क्योंकि हम लोग बॉर्डर में रहे हैं ना, एक फोर्स का कल्चर डेवलप होता है, तो फोर्स का कल्चर एक दिन में ना बदलता है और ना डेवलप होता है, तो वहाँ पर हमारी वो जो बिल्कुल कॉमनर आदमी से डीलिंग होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज़ हमेशा हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होगी। ओके। तो ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट बीएसएफ, मैं वन ऑड इंस्टांस को तो नहीं जनरलाइज कर सकते ना कि ये है, बट इन जनरल बीएसएफ का ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड बहुत हाई रहा है। सर, कश्मीर, पंजाब मुद्दों पर हमने देखा, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हमने देखा कि कई बार ये आउटक्राई रहे हैं कि ख़ास तौर पर महिलाओं को लेकर जो है बीएसएफ का जो स्टैंस है वो थोड़ा रिजिड रहा है या थोड़ा ऑन द नेगेटिव साइड रहा है। आप टेबल के उस तरफ रहे हैं, आपका कोई ऐसा अनुभव? और देखिए, मैं अपनी फोर्स की साइड से ही बोल सकता हूँ, वो लोग अब क्या सोचते हैं और कौन उनको बुलवा रहा है या क्या उनके इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, वो तो एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं बनाई हुई चीज़ है। ओके। विमेन, एज फार द विमेन इज कंसर्न, बीएसएफ का इन जनरल एंड एवरीवेयर बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुल एंड थोड़ा, क्योंकि हम लोग क्या है कि टफ एंड टाइप के लुक होता है, नॉन स्माइलिंग, थोड़ा सा रफ टाइप का दिखाई देता है आदमी, और रूरल बैकग्राउंड से आया हुआ होता है, ट्रेनिंग भी बड़ी रिगरस और वो होती है, तो वो आपकी वो जो एक सिविलिटी को और जो है ना उतना मतलब वो नहीं कर पाता है आपसे। उस बीइंग ऑफिसर बात तो थोड़ा सा कर लेगा क्योंकि हिज ट्यून, बट हमारा एक जवान जो होता है और वो जो दूसरे रैंक्स होते हैं वो इस चीज़ को उतना नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर नॉट दैट ट्रेंड मच इन दैट पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग के उनके कुछ हिस्से बताए होते, तो उससे कई बार मैसेज गलत चला जाता है। बोलने का तरीका होगा, अब हरियाणा का बंदा होगा, अब 2 मिनट सोचिए, बंगाल में ड्यूटी कर रहा है, तो बंगाली के स्टाइल में नहीं बात कर पाएगा ना वो, अगर वो एक जैसे उनका कल्चरल एस्पेक्ट है, तो वो ऑफिसर थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है उस जगह के साथ, और वो मैसेज गलत चला जाता है, इससे बनती है। और कुछ लोग उसको ओवर हाइप कर देते हैं या कर देते हैं, बट अगर आप दूसरी चीज़ें देखेंगे तो नहीं, गलत व्यवहार वाला नहीं होगा, देखने में लग सकता है। और ये जो समय समय पर ये बातें आती रही कि कुछ लोग किडनैप कर लिए गए या आर्मी के हॉस्टेज रहे, फिर उनका कभी कोई पता नहीं चला, जिस तरीके से एक नोशन बनता है, तो ये सारी चीज़ें काल्पनिक तो बनाई जाती है। ओके। सर, अब छत्तीसगढ़ पर आएंगे। छत्तीसगढ़ में आपने अपनी सेवाएं दी है, बहुत अंदरूनी इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करता रहा है, आप उनको लीड करते रहे हैं।
और यहाँ पर हम नक्सल की बात करेंगे जिसके लिए आप लोग यहाँ पर हैं। सर, जब कॉमन मासेस के साथ आपकी डीलिंग हुई वहाँ पर, और ख़ास तौर पर अंदरूनी इलाकों में जहाँ पर पूरा आदिवासी तबका है, वो ना हिंदी बोलता है, अंग्रेज़ी तक तो हम छोड़ ही दें, वो हिंदी भी नहीं बोलता, आप लोगों के लिए पब्लिक डीलिंग बीएसएफ के लिए कितनी चैलेंजिंग रही? देखिए, शुरू में तो बहुत ही रही, क्योंकि अराउंड 15 साल पहले बीएसएफ इंडक्ट हुई है एंटी नक्सल में, 2009 एंड 10 में, और वो भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। अगर थोड़ा इसके पीछे जाएंगे तो 90s, अर्ली 90s में हम लोग बिल्कुल नए थे, तो 1991 में भी बीएसएफ गई थी, बट आंध्रा में गई थी। तो आंध्रा उस समय नक्सल का बिल्कुल, बंगाल नहीं बट आंध्रा हेडक्वार्टर होता था और सारा कंट्रोल उनके पास होता था। बहुत ही फेरोशियस थे, बहुत ही खतरनाक ढंग से वो मतलब फोर्सेस के अगेंस्ट एक्ट करते थे। हमारी बटालियन ने भी काफ़ी लूज़ किया था उसमें, लैंड माइंस में। अब जब ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, अभी आज की तारीख में तो एक तरह से देखें तो यहीं थोड़ा कुछ बचा हुआ है। अब जंगल अंदर की साइड अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट तो बहुत ही कम क्या है ही नहीं, ऑलमोस्ट। हाँ। गरीबी बहुत है। अब उनके अगेंस्ट हमने क्या अगेंस्ट करना है या उनके फॉर करना है? तो फॉर के लिए हम आते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर्स पे तो ऐसा है कि आपको उनके अगेंस्ट करना है, वो आपका नहीं, दुश्मन हम है। पब्लिक के अगेंस्ट तो कहीं नहीं करते ना। हाँ। हम बॉर्डर के अगेंस्ट उस अक्रॉस द बॉर्डर करते हैं, लेकिन यहाँ तो आपके अपने लोग हैं। हाँ। तो अपने लोगों की डीलिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। आपको बहुत ही सेंसिटिव रहना पड़ता है, सेंसिबल रहना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। बाकी में कोई गलती हो जाए तो भी एक तरह से कह सकते हैं दुश्मन की साइड नुकसान होगा। यहाँ तो जो गलती करेंगे आप ही के साइड होगा ना नुकसान। आप ही के लोग हैं। आप ही के लोग हैं। इस जगह का जवान भी तो होगा हमारे पास, उसका भी परिवार होगा ना कहीं पे, उसके जैसा कोई परिवार होगा। तो वो चीज़ को बहुत ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही हमारे जो ऑफिसर्स हैं, तो ट्रेनिंग होती है, इनका थोड़ा सा ओरिएंटेशन किया जाता है 2-3 महीने सबको, फिर फील्ड में दिया जाता है। पुलिस के साथ बहुत उसको जेलिंग की जाती है, समझाया जाता है, पुलिस के ऑफिसर्स आके बताते हैं, तो हमारे लोग उस चीज़ को समझ जाते हैं, क्योंकि बटालियंस हमारी बदलती रहती है। फिर पब्लिक, चूँकि हमको एक बीइंग फोर्स बीएसएफ, हमको आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि हमारे जो दुश्मन है बॉर्डर के उस साइड के होते हैं लोग, तो इस वालों को तो हम मानते नहीं ना कभी भी, चाहे कितना भी हो। तो वो पब्लिक डीलिंग करते हैं, मिलते हैं, उनको हेल्प करते हैं, कोई सप्लाईज पहुंचानी है, मेडिकल का बहुत बड़ा सपोर्ट देती है बीएसएफ, हर जगह जा के पेट्रोल्स जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले के जाते हैं, उनको बैठते हैं, कन्विंस करते हैं, वहाँ का इंटरप्रेटर या कोई साथ में लेकर उससे बात करते हैं लोगों से। तो ये बड़ा ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस है। एंड आप देखिए आज की तारीख में बीएसएफ अबूझमाड़ के अभी तक तो कांकेर तक लिमिटेड थे, अब ये नारायणपुर और उधर बियॉन्ड अंदर तक बिल्कुल ही जा रहे हैं। और आई थिंक तो इसका मतलब कि इतने इलाके को हमने इतने लोगों को कर दिया। अभी आप छोटे बेतिया जाएंगे, ये भानु प्रतापपुर जाएंगे, किसी समय एक शाम को वहाँ सन्नाटा हो जाता था। आज शहर जैसी वहाँ पे रौनक रहती है रात भर। सर, कई जगह मतलब छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली बीएसएफ जो है, कहीं पर सरकार या जो मेन लैंड है और जो हिंटरलैंड है दूर दराज, और जो हमारे आदिवासी हैं, उनके बीच में कहीं काम कर रही है। तो ऐसा हुआ है कभी आपने राशन के लिए या कभी किसी और के लिए, मतलब कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत मार्मिक रहा हो आपके लिए? बहुत ऐसे इन जनरली बहुत जो देखे हैं, बहुत ही गरीबी है। कई जगह तो खाने वाली भी दिखते रही हैं, तो हम लोग का अपना सिस्टम होता है उसको करने का, लेकिन एक लिमिटेड ही रहता है। वो हम फिर जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले लोग हैं, उनको उन तक बात पहुँचाते हैं, उनके सपोर्ट से फिर उनको करते हैं। तो मार्मिक के अंदर उस बहुत
रहा देखे तो हैं, मतलब लगता है देख के हम किस जगह, मतलब कहाँ हैं हम। अगर आप रायपुर से ही कंपैरिजन कर दें, आप दिल्ली छोड़ दीजिए, तो एक अलग ही सदी लगती है वो। सर, जो भी सिक्योरिटी फोर्स में है वो दिन के अंत में तो है मनुष्य, कैसे मैनेज करते हैं? एक दो बहुत पोलराइज चीज़ें हैं ना। एक जगह पर आप अथाह शक्ति देख रहे हैं, आपकी खुद की ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई है, और जब बॉर्डर्स पर बात कर लीजिए, कॉमन लोग, या छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो नक्सल प्रभावित एरिया, बहुत गरीबी है, तो दिन के अंत में आप मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल स्टेबिलिटी को आप कैसे बैलेंस करते हैं? अगेन ये सब चीज़ें हम लोग को ट्रेनिंग, हमारे मतलब ट्रेनिंग से लेके सर्विस का हिस्सा होता है। एक तो ग्रुप में हम रहते हैं तो वो फैमिली बन जाता है। अगर आप इसको इस टाइप से समझिए कि 365 दिन में हम लोग 90 दिन ही उस परिवार में रहते हैं जहाँ से हम आए हुए होते हैं। बाकी बच्चे आपके करीबन 275 दिन के आसपास आप उस परिवार में रहते हैं। 30 साल 40 साल हैं, तो आप उनके, और सब डिफरेंट लोग होते हैं उसमें, एक जगह के होते नहीं हैं। फिर इसी में फ़न होता है, इसी में म्यूज़िक होता है, हैं, इसी में एक साथ कम्युनिटी ईटिंग हमारी कॉमन प्रैक्टिस है, डेली की प्रैक्टिस, डेली का है, ऑल मील्स वी टेक टुगेदर हमारे यहाँ। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को करती रहती हैं। बाकी जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट और दूसरी चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो लाइफ ऐसा चीज़ नॉट स्ट्रेसफुल, मतलब वो उसको मैकेनिज्म इज़ देयर, इंटरनल मैकेनिज्म, उसको आराम से सॉर्ट आउट हो जाता है। अच्छा सर, जब इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतना अभाव है उस जगह पर, बहुत सारी चीज़ों की पहुंच अब भी नहीं है, फिर कैसे एक आइडियोलॉजी जो है, नक्सल हो या माओइज्म हो, कैसे काम कर रही है? अब तो अगर देखिए, कोई भी जो आइडियोलॉजी जो इस टाइप की शुरू हुई है, इवन लेट अस गो बैक टू कश्मीर एंड पंजाब, या पहले भी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में भी रही है, जो पहले वाली नॉर्थ ईस्ट, जो ये इनिशियली तो किसी बोले समझे पुख्ता ग्राउंड पे शुरू होती है, मतलब किसी ने सोचा है, कोई मुद्दा भी बड़ा जेन्युइन होता होगा, लेकिन एक स्टेज के बाद उसमें फिर वो प्रैक्टिसेस दूसरी लोग शुरू हो जाते हैं, अपने इंटरेस्ट लोगों के शुरू हो जाते हैं, वो धीरे से कॉर्पोरेट और जैसा वो डेवलप, बिल्कुल वो बिजनेस जैसा बन जाता है। तो अगर आज के नक्सल की बात करेंगे तो ये कुछ वहाँ के लोगों को कोई हेल्प नहीं दे रहे हैं। जो आज नक्सल चला रहे हैं लोग हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिए कर रहे हैं। ये नॉट, वो जो कॉमन आदमी है उसको रोड नहीं बनाने दे, उनको रोड बनना है तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि फोर्सेस पहुंचेंगे, दूसरे पहुंचेंगे, गवर्नमेंट के सप्लाई पहुंच जाएगी, तो ये लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हो? अगर उसका जेन्युइन इंटेंशन होता तो वो इसको बोलता कि देखो हम प्रेशर डालेंगे कि तुम्हारे तक ये रोड बने, तुम्हारे तक सब कुछ आए, बिजली आए, पानी आए, राशन आए। जबकि इसके विपरीत है नक्सल्स की आज की तारीख में सोच। सर, तो ये भी तो बात रही है, मतलब वो जिस तरीके से जो नक्सल आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से खुद को पोर्ट्रे करती है कि जल, ज़मीन और जंगल के हम जो हैं वो रखवाले हैं, अगर हम ना हुए तो सरकारें आएंगी, शासन आएगा, और धीरे से जो जितना माइंड से आपके जो जंगल है सब चले जाएंगे। ये आइडियोलॉजी कहीं सही है? ये देखिए, अगर इसको देखेंगे तो हम सब अफेक्टेड हैं इससे, तो इन तीन चीज़ से कौन नहीं है? आप खुद अपना देख के देखिए, जल, ज़मीन और जंगल से आप नहीं जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो नक्सल नहीं है। हाँ। तो आप मैंने बोला ना, मुद्दा पुख्ता होता है, जेन्युइन होता है, आप उसको ले जाते हैं गलत डायरेक्शन में। जितना कंसर्न वो जंगल में रहने वाले या उस इलाके में रहने वाले नक्सल बोलो या आम आदमी को बोलो, उतना ही कंसर्न तो यहाँ जो रायपुर में बैठे हैं या दिल्ली में बैठा है कोई आदमी, इन तीनों चीज़ की तो उसको भी उतनी ज़रूरत है। और आप वर्ल्ड में इन्वायरमेंट का ऊपर और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात होती है, तो अबूझमाड़ का बंदा थोड़ी ना बात कर रहा है। बिल्कुल। तो इससे कॉमन कंसर्न,
कोई हाईजैक करके ले जाए और अपना उसमें करने लगे तो वो गलत है, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। ये यहाँ पे है, इशू गलत नहीं है, जो इशू को लेके जा रहा है वो गलत है। और सर उसमें भी तो बहुत कुछ डायनेस्टिक है, अगर हम देखें कि जो भी उनके ऊंचे पदों पर जो हैं, आप ये नहीं देखेंगे कि उनके बच्चे जो है एज अ मस्कीटियर शुरू कर रहे हैं या नक्सल उन चीज़ों में है। उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग रहती है। जो मारा जा रहा है वो एक बहुत आम सा एक आदिवासी, एक बहुत कॉमनर मारा जा रहा है, या दूसरे हमारे जवान मारे जा रहे हैं। जवानों के साथ में एक और जो समस्या है यहाँ पर, जिसमें जवानों की मौत हो रही है, वो है आईईडी, जो लैंड माइंस की आपने बात की। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सर ये बहुत पहले ही बिछा दिए गए थे। चूंकि आपने वहाँ पर सर्व किया है, तो टेल अस समथिंग अबाउट इट। ये बात तो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जब ये अभी तो डेवलपमेंट्स काफ़ी हो गया है, लेकिन जब शुरू में होता था तो फोर्सेस भी बहुत कम थी, एक्सेसिबिलिटी कम थी, जब कनेक्ट रोड ही नहीं था, कुछ नहीं था, तो मूवमेंट चीज़ों का, तो वो उनका एक छत्र राज्य चलता था। तो जहाँ जहाँ लैंड माइन बिछा देते थे। और आपको मालूम है कि आगे चल के आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद इसी पे रोड बनना है। वो तो पहाड़ी इलाके हैं, जंगल इलाके में तो लिमिटेड इलाके से ही निकलेगा, तो उसके नीचे उन्होंने मोस्टली इलाके में करके उसको छोड़ रखा था। और जब उनको कभी लगता है या कोई चीज़ करना होता तो उड़ा देते थे। अभी भी लगभग वही मैक्सिमम पुरानी चीज़, और नया अभी कुछ और जो टेक्नोलॉजिकली उनको नई एडवांस चीज़ें ले रखी हैं उसमें कर रहे हैं। बट ये कॉमन प्रैक्टिस काफ़ी साल तक यही रही कि पहले से ही लैंडमाइन बिछा रखे हैं उन्होंने। तो सर कोई पीस या कुछ ऐसा है जिससे बातचीत के थ्रू ये सॉल्व हो? क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो हमारे जवानों का हो रहा है, और जो कॉमनर्स हैं वहाँ पर उनका हो रहा है। अब यहाँ पर आई कोट वन थिंग कि इस साल जो है सरकार ने उनके जो क्लेम्स आए हैं कि 2024 में 284 नक्सल जो है उसमें मारे गए हैं, ठीक है। और 31 मार्च 2026 तक यहाँ से नक्सल का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। तो ये जो बीच का जो टर्म है, क्या यहाँ पर कोई पीस टॉक या शांति वार्ता की गुंजाइश है, या पूरा ये वारफेयर ही जारी रहेगा? बहुत बड़ा वॉरफेयर तो नहीं, वॉरफेयर वर्ड यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये उस लेवल का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है जैसे कि पंजाब में हुआ या JNK में हुआ। क्योंकि नक्सल में वो कैपेसिटी नहीं है कि इंडियन फोर्सेस से वो डायरेक्ट लड़ाई कर सके, और उनकी आइडियोलॉजी भी नहीं है। उनका जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है वो भी ये नहीं है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से वो भागते हैं, वो नहीं मैच नहीं कर सकते, वो उनको ही मालूम है। वो इशू को अलाइव रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इशू को किल करने का तरीका गोली नहीं हो सकता, बात ही हो सकता है। और किसी भी चीज़ का समाधान बात से ही निकलता है। आप पूरा, मैं कोई इसके लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिए, पंजाब अकॉर्ड हुआ, कश्मीर में भी बात हुई, नॉर्थ ईस्ट में बात हुई, असम में बात हुआ। ये नहीं कि बात हो गया और एक अकॉर्ड बन गया तो फाइनल सोल्यूशन हो गया, लेकिन 80-90% उसने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो अभी भी गुंजाइश है सर? बिल्कुल पूरी गुंजाइश। बातचीत तो होनी ही चाहिए, जिस लेवल पे हो, जहाँ भी हो, ये बातचीत से ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, होंगी, लेकिन वो भी बात करना चाहें। बात इसमें है कि बात तो 2 लोगों के बीच में होती है। बिल्कुल। ओके सर, आगे हम आपके नॉर्थ ईस्ट पर बात करेंगे। कश्मीर पर बात हुई, पंजाब पर बात हुई, छत्तीसगढ़ पे आप रहे, नॉर्थ ईस्ट की बात होगी। लेकिन उसके पहले एक सवाल आता है कि अभी अगर हम OTT प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स है या दूसरे चैनल्स हैं, आप भी देखते होंगे, आपके पास भी सब्सक्रिप्शन होगा, हम मान के चल रहे हैं? मानिए नहीं। अच्छा। नहीं, मैं नहीं देखता। अच्छा, तो सर अभी हाल में हम देख रहे हैं, पिछले 10 सालों में, करीब 2014 से एक नेशनलिज्म वाला जो सेंटिमेंट है वो बहुत उभरा है। और फिल्मों में या OTT में, ये सीरीज़ में जो है, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं जिसमें हम आर्मी के जवान देख रहे हैं या उनकी कहानियाँ देख रहे हैं। कई को नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो इनमें जो पोर्ट्रेल होता है
जिस तरीके से जवानों को दिखाया जाता है, जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, चूँकि आप खुद वहाँ से हैं, तो कितना फ़र्क होता है और कितनी सिमिलैरिटी होती है? मैं देखता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिल्मों में और जो देखी हुई हैं और जो अभी जो कुछ नई फिल्में आई हैं और सुन रहे हैं उनके रिव्यूज़ वगैरह, उसमें आप बताइए 1947 में नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। हैं? ओके। 1965 के वॉर, 62 के वॉर में नहीं थी क्या? 71 में नहीं थी? तो अभी क्या है, ऐसा एक चीज़ हो गया। अब नेटफ्लिक्स है ना, बात हो, वो नेटफ्लिक्स बिजनेस कर रहा है जी, ये तो जो चीज़ मार्केट में बिक रही है उसका वो कर रहा है, उसको आप उस ढंग से देखिए। फीलिंग नहीं होती इस देश के तो आज़ादी मिलती है आपको। ट्रू। तो सर, जिस तरीके से जवानों का पोर्ट्रेल होता है, क्या वो वैसी ही होता है बिल्कुल जैसे सच में आर्मी में या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में होता है, या अलग है इनका फिल्मों में पोर्ट्रेल? मैं बोला ना कि वो तो बिजनेस के एंगल से कर रहा है। हाँ। आपने अभी अगर थोड़ा सा ले जाएं, जो फिल्में आप देखते हैं वो क्या रियल लाइफ के हिसाब से होती हैं क्या? थोड़ी थोड़ी होती है। थोड़ी, बस आपने जवाब दे दिया ना, तो थोड़ी थोड़ी ये वही होती है। अच्छा, ठीक है सर। ऐसी कोई जवानों पर फिल्म आपको जो बहुत पसंद रही हो? मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ तो बहुत तो ऐसा बता नहीं पाऊँगा, लेकिन इंडिया में अगर कभी मतलब फोर्स और मिलिट्री के हिसाब से फिल्म की बात होती है तो हकीकत एक फिल्म थी। हकीकत चेतन आनंद की निर्देशित। हाँ, 1960 वॉर, चाइनीज वॉर के ऊपर है। हाँ। और वो देखनी भी सबको चाहिए। आदमी देखिए, एज ए सोल्जर जीतना आपका कर्तव्य है, आपका जज्बा भी वही होना चाहिए। लेकिन अगर हारे हैं कहीं पे तो उस हार को समझना, मानना, स्वीकार करना, हाँ। वो हकीकत फिल्म उसके ऊपर है। हाँ, इस बारे में कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, चेतन आनंद से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो एक उनका ये था कि इस सेंटिमेंट पर कोई फिल्म बनाई जाए, और मतलब सुझाव जैसा कुछ था कि क्योंकि चाइनीज़ इन्वेजन से नेहरू जो है वो बहुत दुखी थे, और माना जाता है कि उनकी अनटाइमली डेथ में कहीं इस लॉस का भी एक बहुत बड़ा रोल था। और हकीकत के साथ जो है हम चाइना और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। तो सर, जब चाइना जो है 1950 तक के हमारा नेबर नहीं था, तिब्बत के एनेक्सेशन के बाद वो हमारा इमीडिएट नेबर बनता है, और उसके साथ धीरे धीरे जो उसकी एनेक्सेशन पॉलिसी है कि बिना लड़ाई लड़े भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। और कुल मिला के अब तक ऐसा है, रिपोर्ट सजेस्ट कि 38,000 किलोमीटर की जो ज़मीन है वो भारत गंवा चुका है चीन को। ये कहाँ तक सच है? इस पे मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि चीन का जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है, हमारे BSF इज़ नॉट मैनिंग, हमने सर्विस भी उस पर नहीं की हुई है। जितनी जानकारी आपको है मीडिया या जो इधर पढ़ने से, आर्टिकल्स वगैरह से, उतना ही हमें भी है। तो इसलिए इस पे ना इसको मैं डिनाई कर सकता हूँ और ना इसके सपोर्ट में कुछ बोल सकता हूँ। अच्छा सर, ऐसा क्यों है कि जब पाकिस्तान पर बात आती है या जब बांग्लादेश पर बात आती है तो एक नेशनल सेंटिमेंट हमारा बहुत ज़्यादा उभर के आता है, कश्मीर पे जब बात आती है, लेकिन सर जब नॉर्थ ईस्ट पर बात आती है, ख़ासकर जहाँ पर चाइना का एनेक्सेशन है, उसकी घुसपैठ है, वहाँ पर हम बोलने से बचते हैं। मतलब एक नॉर्मल सेंटिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, हम बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो क्या कारण है? क्या चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ ही इसका एकमात्र रीज़न है या कुछ और है? मैं आपका सवाल पूरी तरह से तो समझ नहीं पाया इस बात को। सर, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि चाइना हमसे इकोनॉमिकली बहुत आगे है और पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली हमसे पीछे है। तो क्या ये है कि जब हम खुद को बोस्ट करते हैं पाकिस्तान या कश्मीर के मामलों में कि हम बहुत आगे हैं, हम बहुत रोबस्ट हैं आर्मी के लिहाज से भी, लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है या चीन के घुसपैठ की बात आती है तब हम उस तरीके से नहीं बात कर पाते हैं, उस कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते हैं?
हाँ, ये देखिए, मैंने बोला चाइना के बारे में हम उतना, चीन वाला एस्पेक्ट के बारे में उतनी मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस के साथ जानकारी नहीं है हमें, लेकिन जो दिख रहा है वो आप जो बोल रहे हैं वो है अपनी जगह पे। और रही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की, नेचुरली हमारे सामने काफ़ी, हम हो सकता है चीन के कंपैरिजन में उतने पीछे नहीं हों जितने ये कंट्रीज हमारे पीछे, मतलब हमसे पीछे होंगे। तो ये पूरा वर्ल्ड ऐसे ही चलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो बड़ा कंट्री होता है, जो स्ट्रॉन्गर कंट्री होता है, छोटा कंट्री को या तो दबाता है, या छोटा कंट्री थोड़ा सा दबा हुआ महसूस करता है अपने आप भी। तो ये इसमें कोई ऐसा मेरा मानना है कि कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। सर, जैसे अभी इसके बाद हम बांग्लादेश पर बात करेंगे, लेकिन एक जो चीज़ आती है कि अभी चाइना जो है पाकिस्तान के साथ CPEC बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, और ये भारत को बाईपास करते हुए जा रहा है। जो CPEC कॉरिडोर है वो POK से होकर जा रहा है, भारत को बाईपास करते हुए। तो क्या ये हमारे लिए बहुत चिंता का मुद्दा नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर अपने देश का अगर हम देखें, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को देखें, तो बहुत बड़ी चिंता का बात है, इसमें कोई नहीं है। क्योंकि चाइना के जो टेंटिकल्स जिस टाइप से वो फैला रहा है, नॉट ओनली दिस इंडिया के साथ, इनफैक्ट अराउंड ऑल ओवर, सी में देख लीजिए, इंडियन ओशन देख लीजिए, या दूसरी जगह देख लीजिए, उसका कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हमसे नहीं है। आज की तारीख में उसका कॉन्फ्लिक्ट लगभग वर्ल्ड में हर कंट्री से बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है, बढ़ता ही जाएगा। चाहे वो पैसिफिक ओशन में जा रहा है, US से देख लीजिए आप, उसका दे आर गोइंग अफ्रीका साइड जा रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो बन रहा है सिचुएशन, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। बिकॉज हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, अगर उसको चारों तरफ से उसके कंट्रोल में चला जाता है, तो हम नेचुरली, ये तो हमको नुकसान कितना करेगा, बट हम थोड़ा सा तो सबड्यूड फीलिंग रहेगी आदमी को, थोड़ा सा एक चिंता का विषय हमेशा ही बना रहेगा। बिकॉज वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से भी जो है वो घेरने की तैयारी कर रहा है। अभी श्रीलंका के पोर्ट्स उन्होंने 100 साल के लिए हमसे ले रहे हैं। श्रीलंका के पोर्ट्स उन्होंने ले लिए। हालांकि श्रीलंका का एक डिफ्लेक्शन है भारत की तरफ, लेकिन वो ज़रूरत का मामला है। इस पूरे घटनाक्रम में हम देख रहे हैं कि भारत का डिफ्लेक्शन जो है, भारत का झुकाव अमेरिका के साथ है। जो सैन्य अभ्यास हो रहे हैं वो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। लेकिन अमेरिका के साथ सर, अगर हम उनका पास्ट ये देखें अफ़गानिस्तान में और इराक में, तो क्या अमेरिका पर इस सैन्य लिहाज से या स्ट्रेटेजिक लिहाज से भरोसा करना बहुत फ़ायदेमंद है? देखिए, अब ये होती हैं बहुत, ये तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मसले हैं, तो हम उतनी संजीदगी से इसके ऊपर तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर एक मेरी भी जो समझ है, हम एज ए सिटीज़न भी समझ है, आपके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड होते हैं, एंड एवरी ऑप्शन कम्स विथ ए एक्सपायरी डेट। कोई चीज़ परमानेंट आप सोल्यूशन नहीं हो सकता उसका, आपको गिव एंड टेक और थोड़ा इधर या थोड़ा उधर का एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। आप ना किसी पे पूर्ण तरह विश्वास कर सकते हैं, ना अविश्वास कर सकते हैं। आपको बस यही है, अमेरिका के अगर समझ से मैं अपने बोलूं, जो अमेरिका के बारे में मेरी समझ है, वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखता है। Absolutely. और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा अमेरिका को अप्रिशिएट करूंगा, और मैं चाहूँगा कि हमारा भी देश इस आइडियोलॉजी, सोच को ज़रूर फॉलो करे। आप जब इसको करेंगे तो आप बैलेंस बना लेंगे हर चीज़ में। सर, अभी BSF के लिहाज से बांग्लादेश एक बहुत सेंसिटिव एरिया हो गया है। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन का जो मामला था या टेररिज्म का जो मामला था, खासकर इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ की जो वारदात होते थे, कश्मीर के मुकाबले बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़े हैं। और चूंकि आपकी पोस्टिंग आसाम में रही है, आपने मिज़ोरम और
कछार एरिया भी देखा है। तो सर क्या वजह है कि एक ये बढ़ रहा है, और अभी जो शेख हसीना जो आउस्टेड हुई हैं उसके बाद जो अभी अंतरिम सरकार उनकी बन रही है, तो उस पर दोनों देशों के सिक्योरिटी फोर्सेस का तालमेल क्या है? ये दो चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो बढ़ा है बांग्लादेश बॉर्डर से हाल में, ये क्यों बढ़ा है पिछले 10 सालों में? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं रीचेक करना पड़ेगा। Okay. एक घटता ही गया है और बहुत घटा हुआ है, अब तो मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म वाली स्थिति में। सर लेकिन बांग्लादेश का जो इन्फिल्ट्रेशन हम देख रहे हैं वो तो जैसा हम सुन भी रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स और उसमें कि बहुत ज़्यादा घुसपैठ हो रही है। बिल्कुल ही, अब मैं वही बोला कि आज से जो 20 साल पहले या 30 साल पहले या इवन 10-12 साल पहले और आज में, अभी तो नेग्लिजिबल वर्ड, मतलब जीरो पे भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, बट जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं, मतलब समझने के लिए जीरो, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 आदमी 4 आदमी इधर उधर से निकल जाना, इसको इन्फिल्ट्रेशन नहीं बोल सकते, या इसको माइग्रेशन, या मतलब इतना नहीं, क्रॉसिंग ट्रांसपोर्ट, ये नॉर्मल, कई बार तो रिश्तेदारी के कारण भी है। सर हाल में जो सैफ अली खान के साथ जो घटना हुई उसमें ये सुनने को आया कि वो बांग्लादेश से जो सुना आपने वो भी मैंने सुना है जी, और आप बीएसएफ से हैं, बॉर्डर से, बॉर्डर पार करके लेकिन इस तरफ आ रहा है। वो भी एस्पेक्ट आया कि जो सीसीटीवी में बंदा जो उसमें वो छत्तीसगढ़ से नहीं था। हाँ नहीं, जो भी, तो अब वही बात है ना। और वो जो पकड़ा है जिसको बांग्लादेशी बोल रहे हैं, तो उनकी मैचिंग नहीं हो रही थी। अब हुई है नहीं हुई है पता नहीं, लेकिन वो भी एक न्यूज़ था। और ये सब तो एब्रेशन है ना, ये हम इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते ना। ओके अच्छा सर, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है बांग्लादेश की, शेख हसीना जो है भारत की एलाई मानी जाती थी, अब वो नहीं है वहाँ पर। तो जो दोनों आर्मी का जो स्टैंड ऑफ है एक दूसरे के साथ कैसा है, सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पर, क्या कुछ बदलेगा? जहाँ तक इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी, इनका कोई लेना देना नहीं है प्रैक्टिकली, बिकॉज बांग्लादेश आर्मी, जहाँ तक वॉर, आर्मी क्या मतलब वॉर, जब हम आर्मी सोचते हैं ना वॉर, तो वो चांस तो ऑलमोस्ट जीरो समझिए आप, ठीक है ना, कहीं कोई संभावना ही नहीं लगती। अब बॉर्डर गार्डिंग में आते हैं हम लोग, वहाँ बीजीबी है, हम यहाँ बीएसएफ है। ग्राउंड में कोई चेंज नहीं है एज ए फोर्सेस आज कंसर्न। उनकी मीटिंग, उनका डेली कंडक्ट, जॉइंट बॉर्डर गार्डिंग करने का एक मैकेनिज्म है जो जॉइंटली हम लोग करते हैं, उसमें प्रैक्टिकली कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक होता ना कि वहाँ कुछ बदला है, तो वो भी थोड़े से अलर्ट से दिखते हैं। हमारे लोग थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट हैं कि भाई पता नहीं कि कुछ हो जाए, लेकिन बॉर्डर पे कुछ नहीं है इसका, जितना बीएसएफ मैन कर रही है आज की तारीख में। सर लेकिन बीच में ये खबर आई थी कि भारत के साथ उनके कुछ सैन्य अभ्यास थे जो आखिरी मोमेंट पर कैंसिल कर दिए गए बांग्लादेश से। वो पॉलिटिकल है ना, तो उसका तो हम कोई कुछ नहीं देख, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल चेंज हुआ है, तो वो चीज़ अलग हुई। ये आप जो पहला सवाल था कि फोर्सेस के बीच, फोर्सेस के दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं है। सर दो देश अगर हैं और दोनों बहुत अच्छे नेबर्स नहीं हैं, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पर उनका आपसी तालमेल कैसा होता है, क्योंकि आप रोज मिल रहे हैं? हाँ, इसमें क्या हो जाता है कि अब उनके यहाँ ये नहीं कह सकता कि वो लोग पॉलिटिकली कितने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपनी वहाँ की सरकार से। मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग यहाँ इंडियन गवर्नमेंट कौन सी है, किस पार्टी की है, हमारी किसी फोर्स को शायद नहीं उसका आभास होता होगा। तो आपका अपना सिस्टम है काम करने का, और इतनी इंडिपेंडेंस दी जाती है आपको, और ये माना गवर्नमेंट बिलीव करती है, भरोसा रखती है कि ये लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो देश के और सरकार के खिलाफ होगा या नुकसान हो किसी को, तो वो अपना काम कर रहे हैं। आप आज की तारीख में हो सकता है कि चलो होम मिनिस्टर तो बड़े नोन आदमी हैं, हमारे सभी जगह देखे जाते हैं, हो सकता है कई बीएसएफ के जवानों को पता भी ना होगा कि कौन है होम मिनिस्टर। इस बात से याद आता है, हमने सुना है कि आप हरिशंकर परसाई को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। नहीं, वो तो बहुत कुछ थोड़ा सा बायस भी है, बिल्कुल जबलपुर के हैं वो,
हाँ, बायस, और लिखने का तरीका उनका बहुत ही या विटी भी है, ह्यूमरस भी है और सैटायर भी है। आप पहले हंसते हैं फिर उसको आप एनालाइज करते हैं। जी जी जी। अच्छा सर, जब हम यहाँ बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तब अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, कछार एरिया है, यहाँ पर, और एक जगह हम आते हैं नेपाल पर। एक है जहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम है, जो कि म्यांमार बॉर्डर के साथ है हमारा, और एक हमारा नेपाल बॉर्डर के साथ उत्तराखंड का है, जहाँ पर नो बॉर्डर रिजीम है, जहाँ पर आप चल फिर सकते हैं। फ्री मूवमेंट पे तो ये है कि 16 किलोमीटर तक की आपकी आवाजाही है। हम अक्सर सुन रहे हैं कि वहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग की बात चल रही है। अगर फेंसिंग होती है तो क्या दोनों देशों के बायलैटरल टर्म्स में कोई, या सोशल टर्म्स में क्या कोई बदलाव नहीं आएगा? क्या ये रिस्क नहीं करेगा? देखिए अजय, मतलब अगर अब देखा जाए, फ्री मूवमेंट रेजिम जो चल रहा है ये सालों साल से चल रहा है। आई थिंक इट मिस्टर नेहरू के टाइम पे शुरू हुआ था। इसके किलोमीटर्स में थोड़ा वेरिएशन हुए हैं बीच बीच में चेंज करके। अभी म्यांमार किसी समय ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था, इनफैक्ट 100 साल पहले तक ही मान के चल लीजिए। तो उस चीज़ को रख के कि भाई लोग तो एक दूसरे के रहे ही हैं, और म्यांमार एक अपने आप में कोई है कंट्री, सरकार है नहीं है, सिस्टम है नहीं, बड़ा मुश्किल है कहना जो हम देख रहे हैं। तो अगर हम उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे तो किसी और की झोली में चला जाएगा। बिल्कुल। और आप अपने पड़ोस में, आपके पास ऑलरेडी कुछ पड़ोस हैं, हाँ, जिसमें मतलब बहुत आप कंफर्टेबल नहीं है। एक और क्रिएट करना कोई, मेरा मानना है कि कोई बुद्धिमानी का काम नहीं हो। क्योंकि वहाँ ऐसा, देखिए हमने कुछ भी फेंसिंग या जो भी क्रिएट क्यों की है कि कोई गलत लोग ना आए। एक्चुअली अगर इसको थोड़ा सा, मैं पंजाब में की जब मिलिटेंसी थी तो जो पाकिस्तान ट्रेन कर रहा था उनको, वो भेजता था बॉर्डर से, तो बॉर्डर में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, सिर्फ आदमी हथियार लेके खड़ा है, तो हर 10 कदम पे तो आदमी नहीं खड़ा हो सकता। तो उसको, उस आदमी को सपोर्ट करने के लिए, उस जो सोल्जर सिपाही हमारा खड़ा है उसको सपोर्ट करने के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट किया गया कि भाई वो घुसना है। ये स्मगलर से ज़्यादा टेररिस्ट के अगेंस्ट था। हाँ। फिर चूंकि स्मगलर भी यूज करते थे और उनको भी दिक्कत हुई, तो सेम थिंग बांग्लादेश में तक लोग आते थे। तभी मैंने बोला कि आज की तारीख में तो लगभग 0 ही मानिए आने वाला, तो इनको रोकने के लिए बनाया, तो रोक दिया हमने। म्यांमार साइड से इस टाइप की सिचुएशन नहीं है। सर, ड्रग ट्रैफिकिंग तो आज की तारीख में कहीं से भी आ रहा है। आप बताइए कहाँ से आ रहा है ड्रग्स? आप एनालाइज करिए, सी रूट भी बहुत बड़ा खुला हुआ है, तो कहाँ फेंस करने से अगर रुक जाता है। अभी आपको एक टैबलेट आता है, ये आवा टैबलेट, आप फेंस लगा लीजिए, आप 20 फुट का फेंस लगा लीजिए, उसने ये ग्लास में भरना है, 10,000 टैबलेट्स आएंगे, ज़्यादा भी आएंगे। इसको उठा के फेंक देगा, 100 मीटर अंदर जाके किसी के घर के अंदर गिर जाएगा आंगन में। अब आ तो गया ना, फेंसिंग ने कैसे रोक दिया उसको? ट्रू। और आदमी लेके भी आ रहा तो स्टिल आपके पास चांस है कि उसको पकड़ लोगे, चेक कर लोगे। अगर उसने वहीं से वहीं फेंक दिया, ड्रोन का आजकल चल रहा है, ड्रोन से ड्रॉपिंग, फिर कैसे? तो फेंसिंग, ये कहने का मतलब किसी चीज़ को करना है तो उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। सर, तो फिर ये फेंसिंग जो है हम नेपाल बॉर्डर पे भी सुन रहे हैं, क्योंकि हाल में नेपाल का भी एटीट्यूड जो है भारत की तरफ थोड़ा सा स्टर्न रहा है, और ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत इकोनॉमिक डिप्लॉयमेंट हुआ है चाइना का। क्या वहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम या फिर ओपन रिजीम को ख़त्म करना फिर से एक पड़ोसी को दे देना नहीं होगा? अब ये देखिए, बड़ा ये पॉलिटिकल इशू भी है, और सरकार के लेवल का है। हमारे एज ए सिटीज़न तो मैं कुछ कमेंट्स कर सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियली तो इसमें मेरा कोई व्यू है भी नहीं, कह नहीं पाएंगे। एक नागरिक के तौर पर जिसने करीब 4 दशक जीवन के बॉर्डर्स पर बिताए हैं, उसमें आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्या उसको ओपन रखना ही बेहतर है?
एज ए मतलब भारतीय नागरिक के तौर पे अपने देश के हित को देखते हुए और समझते हुए मेरे हिसाब से फेंसिंग इनमें नहीं होनी चाहिए। इनको अपने साथ जोड़ के रखना है। थोड़ा बहुत कमी बेसी है, कंसेशन है, उस चीज़ को दे के रखना है। हमको इनके साथ रिजिड नहीं होना। एक जैसे आपका छोटा भाई होता है, एक और छोटा भाई होता है, कैसे क्या करते हैं आप? घर परिवार में होते हैं, थोड़ी उदारता तो हमको थोड़ी उदारता रखनी पड़ेगी अगर इनको सबको अपने साथ रखना। आप पड़ोसी को कैसे रखते हैं? अपने झगड़ा करके रखना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, अगर आप 2 मिनट के लिए एग्जाम्पल, बड़ा ये एक सिंपल है, आप कितने फीट का आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं? 4 फुट का। इसलिए बनाते हैं कि ऊपर करना आप देख तो सकें। आप 20 फुट का बना लें, 10 फुट का बना लें सर, तो कट ऑफ नहीं हो जाएंगे आप। बिल्कुल। तो ये जो सार्क देश हैं सर, इनको अभी अपने समीप लाने के लिए क्या करना चाहिए? यूरोपियन पैटर्न फॉलो करें। जैसे देखिए, वहाँ पे ऑलमोस्ट वीज़ा फ्री है। एक दूसरे में दे कैन टेक द व्हीकल, बॉर्डर पे उनका जो भी रिपोर्टिंग करके चले जाते हैं। सार्क बनाया है आपने, आप इसका फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे तो वो चीज़ आनी चाहिए ना, कोऑपरेशन। इसका एक मेन कीवर्ड है ना। तो कोऑपरेशन कैसे होता है कि आप अपनी जगह बैठे हैं, हम अपनी जगह रहें। तो अगर इसको, ये नागरिक के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, आप एज ए BSF ऑफिसर या मतलब बहुत ज्ञान या नॉलेज या उसकी समझ के साथ नहीं, मेरी जो एक एज ए नागरिक के तौर पे आप उनको जोड़िए, जोड़ने का तरीका ढूंढिए। अच्छा सर, एक सवाल आता है कि देश के अलावा आप BSF के चीफ के तौर पर आप UN में भी रहे। हाँ, कंटिजेंट थी। हाँ उसका जी, मैं यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में। वहाँ का अनुभव कैसा रहा? और वहाँ पर पीस डिप्लॉयमेंट में रहे, शांति उसमें। सर, उस अनुभव के बारे में बताइए। 1 साल रहे लगभग हम। लुमुबाशी एक शहर है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC बोलते हैं उसको। वो फ्रेंच कॉलोनी होती थी किसी समय। फ्रेंच, एग्जैक्टली फ्रेंच नहीं, बेल्जियन कॉलोनी थी, बट फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। बहुत पॉवर्टी है उसमें। 60s में इंडियन आर्मी भी गई थी वहाँ पे सिचुएशन को करने के लिए। 2/3 साइज है ऑलमोस्ट इंडिया का। वेरी बिग कंट्री एंड वेरी वास्ट, वेरी रिच कंट्री, मिनरल रिच। आई थिंक रिचेस्ट कंट्री मिनरल के को देखेंगे तो पूरी दुनिया में मिलेगा। एंड वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑल्सो। इवन कि जो हम गए हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वहाँ पे US के बेसिस होते थे, वेल कंसील्ड एंड वेरी बड़े बेसिस होते थे जो यूज़ किए उन्होंने। बट द एंटायर कंट्री इज डिसइंटीग्रेटेड, नॉट कनेक्टेड। डिसइंटीग्रेटेड नहीं बोलेंगे, अगर कनेक्टेड ही नहीं। जो मैं अभी यूरोपियन यूनियन और इंडिया वाली बात कर रहा था, उनके 2 शहर जुड़े हुए नहीं है, ना रेल से ना रोड से। कोई बॉर्डर गार्डिंग नहीं है। करीबन उसके शायद 11 कंट्रीज से सराउंडेड था। कहीं बॉर्डर गार्डिंग नहीं है उनके पास। तो खैर बॉर्डर गार्डिंग की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 2 शहर कनेक्टेड नहीं थे। आज से 15 साल पहले और समथिंग टोटल 1500 किलोमीटर का रोड नेटवर्क था पूरी कंट्री में। बस 1500 किलोमीटर टोटल। अब बढ़ा है कुछ, ऐसा नहीं बोला, मतलब उस समय के हिसाब से बता। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड एंड स्टिल द ओल्डेस्ट कंडीशन। तो पॉवर्टी तो इतनी है थी वहाँ पे। अब ये इंडियन पॉवर्टी डजंट स्टैंड बिफोर द। जहाँ हम यहाँ गरीब जिनको बोलते हैं ना, वो गरीब तो ये अमीर दिखने लगेंगे आप हमारी जो है। तो बहुत गरीबी थी वहाँ पे, खाने को नहीं। उनको वो मक्का का पेस्ट करके खाते थे। बट कॉन्फ्लिक्ट बहुत था, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट बहुत। एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को बिल्कुल नहीं पसंद करता। तो ह्यूमनिटी के हिसाब से देखें तो बड़ा
दयनीय स्थिति रही वहाँ पे। हम लोग का पीस कीपिंग था, उनको मिल के बात कराना, बैठना, लड़े ना, समथिंग लाइक व्हाट वी आर एट प्रेजेंट डूइंग इन मणिपुर। यस सर, वही एक ध्यान आता है कि जहाँ पर आपने ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की बात कही कि दो ट्राइब्स आपस में लड़ रहे हैं, तो सेम सिचुएशन जो है वो तो मणिपुर में भी है। और जिस दौरान ये बहुत एस्केलेटेड था, उस वक्त आपकी पोस्टिंग भी नॉर्थ ईस्ट में थी। सर, ऐसा क्या था कि कुकी और मैतेई जो सालों से एक जगह पर रह रहे थे, अचानक इतना एस्केलेट कैसे हो गया? ये तो एक कोर्ट का जो एक जजमेंट हुआ था, अब उस जजमेंट को किसने कैसे समझा, और बाद में तो लीगल एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो जजमेंट और जज साहब ने जो दिया था वही गलत था। लेकिन बाय द टाइम डैमेज जो होना था, समझ होनी थी, वो गड़बड़ा गई थी। और ट्राइबल्स का एक, यहाँ हर जगह आप देखेंगे बड़े अपने रिजिड होते हैं अपने दायरे में, अपनी सोच को लेकर। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे कि उनके जो समझ, अपना एक कम्युनिटी का जो लाइन होता है उसको नहीं छोड़ते हो, बिल्कुल, है ना। इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती ट्राइबल कल्चर में, तो सेम थिंग वहाँ भी तो हो गए। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट लोगों में इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को मारने लगे, जो कि इंडिया में बड़ी, आई थिंक फर्स्ट टाइम था यहाँ पे इस टाइप का माहौल। हमारी ना पढ़ने में कभी आया है ना हमारे आया, इतना डिवाइडेड नेचर ऑफ लिविंग नहीं कभी। और सर बहुत वायलेंट भी था नेचर, मतलब बहुत ब्रूटली ज़्यादा। हाँ, लेकिन मतलब सडनली इतना वायलेंट हुआ, क्या अराउंड द टेबल कोई डायलॉग की गुंजाइश नहीं थी? क्या उनमें ये नहीं होता कि आपस में बैठकर वो? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये भी एक मिस्ट्री है। इतनी हेट्रेट कैसे हो गई एक दूसरे से, और अचानक से, और भी बिल्कुल सडन, एक दिन या 2 दिन या जो भी हाँ, बोले, मतलब ये तो सो सडन, विद इन अ वीक जो है पूरा मणिपुर जल जो रहा भी था। कह दें, मतलब ना ये शायद अब कौन समझ रहा है, लेकिन जो मैं रह के आया, जितने हम लोग वो बड़े हाईएस्ट लेवल पे वहाँ बैठते थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उस वक्त वहाँ इलेक्शंस भी हुए थे, सब कुछ हुआ, और जो पार्टी की सरकार थी उस पार्टी में उस ट्राइबल ग्रुप से ही काफ़ी एमएलए थे, मिनिस्टर्स थे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब अजीबोगरीब स्थिति है, और क्यों है ये शायद कौन समझ पाएगा और कौन समझा पाएगा, ये बड़ा। सर, तो क्या किसी थर्ड फ्रंट का इसमें हाथ था? जैसे हम सुन रहे थे कि कहीं पर बॉर्डर के उस तरफ से कई सारी ताकतों का हाथ है। नहीं, वो एक्चुअली क्या हो जाता है, वो उसको आई एम नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। आप बताइए कि स्टेट की पॉपुलेशन ही कितनी है? हार्डली एनी पॉपुलेशन उस स्टेट की, 30-35 लाख टोटल स्टेट की पॉपुलेशन है। कितने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे? पूरी फोर्सेस बैठी हुई हैं, तो ऐसा नहीं। और वो कौन सा बॉर्डर लग रहा? म्यांमार की क्या कैपेसिटी है, क्या, अभी तो हम बात कर ही रहे थे। सर, क्या ऐसा नहीं होता कि खुद जब इंसान अनरेस्ट में होता है तो उसको लगता है कि हमारा पड़ोसी भी अनरेस्ट में चला जाए? नहीं, वहाँ चला जाए, वहाँ ये सोचने वाला कौन है? अगर म्यांमार आप देखें ना, पहले उनकी तो देखिए, उसमें वो कैपेसिटी है सोचने की। इतना मैं साफ ब्लंटली बोल रहा हूँ कि जहाँ कोई कैपेसिटी होगी वही तो सोचेगा। वो तो लोकल, अगर आप लोकल को कैपेसिटी बोल रहे हैं तो वो नहीं हो सकता ना कि भाई म्यांमार के बॉर्डर पे कोई बंदा बैठे हैं, लोग बैठे हैं, अपना धंधा करते हैं, इधर आते थे उधर चले जाते हैं। उनकी इतनी कैपेसिटी स्ट्रेटेजिक थोड़ी ना हो सकती है। ओके सर, आज की डेट में पीस कीपिंग में बीएसएफ कहाँ है? बीएसएफ है ही पीस कीपिंग के लिए। हाँ, और तो कहाँ है, क्या मतलब? नहीं, इसका मतलब ये कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स एरियाज में बीएसएफ इस वक्त है, कहाँ कहाँ पर आपको लगता है दैट यू हैव रियली और योर ट्रूप्स हैव रियली डन अ वेरी गुड जॉब? आप अपने ही स्टेट में देख लीजिए, आप देखिए ना, पिछले 15 साल से आप उठा के देखिए, आपका दुर्ग तक भी कवर होता था नक्सल एरिया में।
धमतरी भी कवर होता था, जो बिल्कुल ही आपके तो शहर बिल्कुल आ गए ना, हाईवे पे आ गए है। अब कांकेर छोड़ दीजिए, कांकेर भी ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। आप मतलब वो इसका एक गवर्नमेंट का पैरामीटर है, उससे निकल जाएगा। पहले कितने डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, आई थिंक अभी तो शायद टोटली 14 रह गए। बहुत इलाके सीआरपीएफ के पास हैं, उन्होंने भी बहुत किए अपने। तो ये तो कर ही रहे हैं, तभी तो धीरे धीरे। और इससे गोलीबारी से नहीं हो रहा, ये गोलीबारी के अलावा हो रहा है, ये कहा जाए तो। सर, हमने जितनी बातें की उसमें ये है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, जो टीम है, वो देश के लिए काम कर रही है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल हो कि सिस्टम के विद इन ही, टीम के विद इन ही किन किन चीज़ों पर इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, किन किन जगह पर और ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो कौन सी चीज़ें होंगी? फोर्स एक दिन रेज होती है, एक ही दिन रेज होती है, जैसे इंडिविजुअल एक पैदा होता है, बट पीरियड के साथ इवॉल्व होता है। और हर इवोल्यूशन में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, चीज़ें ऐड होती है, कुछ डिलीट भी होती है। इम्प्रूवमेंट डजंट मीन एडिशन ओनली। फोर्सेस भी वही हैं, कोई फोर्सेस 200 साल पहले भी, आसाम राइफल्स 150 साल पुराने, उससे भी ज़्यादा है। इंडियन आर्मी 200 साल से पुराना है। बीएसएफ 65 की है, तो आप देख लीजिए। स्टिल इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। एक दो एस्पेक्ट है, प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल, क्योंकि हम लोग मैन ओरिएंटेड फोर्स होती है, हमें आदमी के ऊपर बहुत ध्यान देना है। मशीन, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, बट ये सब कुछ आदमी से, और आदमी सोसाइटी से ड्रॉ होता है। जो मेरा अपना अनुभव है इतने दिनों में कि हमारे जो लोग हैं सोसाइटी के पेस से पेस नहीं मिला पा रहे, पिछड़ते जा रहे हैं इंडिविजुअली। हाँ, इंडिविजुअली और फैमिली फ्रंट पे भी, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे रहते हैं और ऐसी ड्यूटी कंडीशंस हैं और 24 आवर्स का इंगेजमेंट है। ये कहने की बात होती है 8 घंटे की ड्यूटी या सैटरडे संडे। आपसे एक चीज़ हम ही पूछ दें कि आप बता दीजिए, वॉर तो शायद 30 साल में 50 साल में एक बार होगा। कोई ऐसा क्षण है, 10 सेकेंड्स बताइएगा, जब बॉर्डर गार्डिंग को आप ऑफ कर सकते हैं? दैट इज इम्पॉसिबल। तो वो पिछड़ जाता है क्योंकि वो पेस नहीं मिला पा रहा, उसके पास टाइम नहीं है, रिसोर्स नहीं है, स्पेस नहीं है। तो वो एक एस्पेक्ट है, मैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक कंसर्न है जो देश को और जो लोग फोर्स चला रहे हैं या जो अथॉरिटी में है उनको एड्रेस करना। ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट हमारी, एक आपने सवाल था आपका ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो मैं उस ह्यूमन राइट्स पे नहीं, ह्यूमन एस्पेक्ट जो हमारे फोर्स के पर्सनल का होता है, एक मेजर कंसर्न होना चाहिए हमारा। और ख़ास तौर पर क्या रिटायरमेंट के बाद एक पूरा रिहैबिलिटेशन? नॉट ओनली रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले। रिटायरमेंट वो तो आप हो गए कि बाद में सब देंगे, बाद में नहीं। ज़िंदगी बहुत 40 साल वो ज़िंदगी का देता है, 20 साल तो निकल चुके होते हैं उसको पहले, अगले 20 साल के लिए आप देना चाहते हैं और 40 साल के लिए नहीं देंगे आप। तो उसका कैरियर है, प्रोग्रेशन है, सर्विस है, और डेली उसकी जो नीड्स हैं, वेल बीइंग है, उसकी हैप्पीनेस है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत माइजर कई बार फील होता है, हम अपने लोगों को अवार्ड रिवार्ड देने में भी बड़े हिचक से जाते हैं। अरे वो एक जवान अगर खड़ा है बॉर्डर पे और 24 घंटे और सालों साल अपनी नौकरी कर रहा है, उसको और क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप उसे चाहते हैं? सीरियसली ट्रू। कुछ चीज़ों को हम लोग शायद वो ले लेते, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जो हमारे ट्रूप्स का, हमारे पर्सनल का, ऑफिसर्स भी शामिल हैं। एक आदमी मान लो प्रमोशन मिलता है तो उसकी अकेले की खुशी नहीं होती है, वो गांव की, सोसाइटी की, वो जिस इलाके का है, वो सब ऐड होते हैं उसमें, प्राइड होता है उसके अंदर। ये रैंक से पैसे और प्रमोशन के लिए नहीं है उसका। तो ये सब चीज़ें जो उसकी ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, राइट्स तो नहीं बोलूँगा मैं उसको एग्जैक्टली, उसके ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है।
उसका परिवार है, सब कुछ है, वो खुद नहीं अटेंड कर सकता उतना। सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट उसका एक अंश है, उसकी लाइफ पूरी की पूरी डे टू डे लाइफ जो है और सर्विस पीरियड उसको कैसे हम बेहतर बनाएं, कैसे ऐड करें, ये इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वन सेंटेंस में इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, अचानक बोल के नहीं हो सकता, नी जर्क कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इस पे गहराई से सोचकर और सीरियसली और जेन्युइनली काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ वो दिखावे वाला नहीं। यहाँ पर हम अंत में आते हैं। 31 अगस्त 2024 को आपने लास्ट टाइम, मेरी ही समझ से, आपने वर्दी पहनी, वो आपका आखिरी दिन था कार्यकाल का। वो दिन कैसा था? अच्छा, वो दिन ऐसा था कि रायपुर से एक पार्टी गई थी हमारे पास, देखिए, है ना जी, जहाँ से हमारी सर्विस का सोच शुरू हुआ था जी, वहीं के लोग हैं, उसमें गए थे। और यहीं से ट्रूपे, एक ग्रुप था कलाकारों का, ये पहुंचा, इन्होंने परफॉर्म किया, हमारे लोगों ने वहाँ पे रात को चला। अगर मैं बोलूँ तो मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा बॉडी यूनिफॉर्म पहना, क्योंकि रात के 12 बजे मेरा ख़त्म हो गया था, बट ये ख़त्म होते होते 1-1:30-2 बज गए थे। तो मैंने थोड़ा सा रूल वॉयलेट किया, क्योंकि भाई मैं यूनिफॉर्म में था। और बहुत एंजॉयमेंट था, यहीं से गए थे। बहुत अच्छे, कोई लेडी सिंगर भी थी, अभी तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन लोगों ने वहाँ पे। तो इस तरह से एंड हुआ। और आप छत्तीसगढ़ से उठ के सिलचर पहुँचे थे ये लोग, ऑल द वे दैट, उतना। तो Was it emotional that day? मैं वैसे इतना इमोशनल आदमी नहीं थे, बट नेचुरली वो BSF में इतने साल रहे हैं। एवरीथिंग आई हैव अर्न फ्रॉम BSF, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। आज आप मुझसे बात भी इसलिए कर रही हैं क्योंकि मैं BSF से था। तो मैं मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैं देश का ऋण नहीं चुका पाऊंगा, वो तो मुझे पता नहीं है, बट BSF ने ही सब कुछ दिया है मुझे। तो सर, अब जब आप यूनिफॉर्म में नहीं होते और दिन में इतनी ज़्यादा मसरूफियत वैसी नहीं होती, तो अब कैसा है नॉर्मल एक सिविलियन लाइफ में लौटना? देखिए, हम बोले ना, इसी मिट्टी से निकले, जहाँ से गए वहाँ वापस आ गए, तो इसको आप घर वापसी समझ सकते। ओके, तो ये है ऑपरेशन घर वापसी। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए। बट वी लॉन्ग टू हैव यू अगेन एंड एट द अर्लीस्ट। आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो, नमस्कार। 1962 का वॉर हुआ था, 165 का पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था, जो यहीं नया रायपुर में बेस्ड है, उसी ने इस ट्रॉफी को जीता है। कश्मीर से पहले पंजाब की मिलिटेंसी थी, वो पीरियड था जब हमने ज्वाइन किया था। तो क्या ये आर्मी के लिए नया संघर्ष था? आर्मी नहीं इन्वॉल्व थी।